मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? चलो, बहुत बढ़िया होना चाहिए। तो आज के अमेंडमेंट सेशन की शुरुआत, आज हमारी अमेंडमेंट क्लास 1 है। और मैं चाहता हूँ अमेंडमेंट क्लास 1 की शुरुआत ना मैं कुछ लाइनों के साथ करूँ, और वो लाइनें हम दोनों के ऊपर बिल्कुल सेट बैठती हैं। मतलब जैसे आज आप मेरी फैमिली के मेंबर मेरे सामने आके बैठे हैं ना, तो मुझे बहुत आनंद की प्राप्ति हो रही है। उम्मीद करूंगा मुझे देखकर भी आपको आनंद मिलता होगा, मतलब खुशी तो होती होगी ना थोड़ी बहुत अंदर से। तो दो लाइनें अगर आप मेरे साथ गा सको तो आपने जरूर मेरे साथ गानी है, नहीं गा सको तो बस वैसे ही एक धुन बनानी है, बट मेरे दिल की वो लाइनें हैं। फिर हम अमेंडमेंट क्लास नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, ठीक है? बच्चा कह रहा है सर, तो पहले अमेंडमेंट क्लास 1 स्टार्ट कर दो ना, ऐसा तो टाइम वेस्ट होगा। बस दो लाइनें सर, डेली नहीं गाऊंगा, सिर्फ आज गाऊंगा, फिर हम अमेंडमेंट क्लास 1 पक्का स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलो जी, 1 2 3 स्टार्ट। जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है। मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। ओ माय गॉड! ऐसा मैंने पता है क्यों गाया है? क्योंकि मुझे बहुत आनंद मिलता है जब मेरी पूरी फैमिली मेरे सामने होती है। उम्मीद करूंगा कि आपको भी मुझे देख के अच्छा लगता होगा। मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आते हैं जब मेरी पूरी की पूरी फैमिली ना मेरे सामने बैठी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और देखो, मैंने स्पेशली यहाँ पे मैंने दो चीजें लिखी हैं सर, टुगेदर वी विल विन। मतलब अगर हम मिलके काम करेंगे हम जीत जाएंगे। इस बार हमें एग्जाम निकालने हैं, और मैंने पहले भी कहा था कि अगले आने वाले 3 महीने ना अब वो मेरी जिंदगी के मेरे नहीं है, अब वो मेरी पूरी की पूरी फैमिली के लिए पूरे डिवोटेड हैं। बस शिवरात्रि पे थोड़ी बहुत छुट्टी दे देना, क्योंकि मुझे 2 3 दिन के लिए घर जाना, अपनी फैमिली से मिलने, वहां पे प्रोग्राम होता है। शिवरात्रि से जैसे ही मैं आऊंगा उसके बाद मेरा पूरा टाइम जो होगा ना मेरी पूरी फैमिली के लिए होगा। आपके डाउट सेशन भी रखने स्टार्ट करूंगा। रिवीजन भी मैंने कहा था यूट्यूब पे कराऊंगा, अमेंडमेंट क्लास भी कराऊंगा। तो टेंशन मत लेना, आज से अमेंडमेंट क्लास हमारी स्टार्ट होने जा रही है। अच्छा, पहली बात, ये अमेंडमेंट क्लास सीएस की फैमिली के लिए तो है। अगर कोई सीए की फैमिली का बच्चा है या इवन सीएमए की फैमिली का बच्चा है, सबके लिए अमेंडमेंट क्लास है। क्योंकि सर जितनी भी अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हैं, सेम अमेंडमेंट सीएस में एप्लीकेबल होती हैं, सेम अमेंडमेंट सीएमए में एप्लीकेबल होती हैं, और सेम अमेंडमेंट सी में एप्लीकेबल होती हैं। सिर्फ सीए में नोटिफिकेशन का फर्क होता है, बाकी एक्ट दोनों में सेम एप्लीकेबल होता है। तो आज जो अमेंडमेंट करने जा रहे हैं वो कौन से फाइनेंस एक्ट की होंगी, कितनी अमेंडमेंट क्लास आएंगी, तो पहले 5 से 7 मिनट हम उसकी नॉर्मल डिस्कशन करेंगे, फिर अमेंडमेंट क्लास नंबर 1 स्टार्ट कर देंगे, ताकि बच्चों को क्लैरिटी हो कि अमेंडमेंट क्लास हमें देखनी किस तरह से है, नोट्स कैसे बनाने हैं, ठीक है, नोटिंग हमें कैसे करनी है, किस तरह से अमेंडमेंट क्लास हम आगे लेके चलेंगे, वो सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात, चाहे वो एग्जीक्यूटिव वाला बच्चा हो चाहे प्रोफेशनल वाला बच्चा हो, दोनों को अमेंडमेंट क्लास देखनी है। हाँ, कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जो प्रोफेशनल के न्यू सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी कहूंगा देख जरूर लेना, क्योंकि आपने सीएस बनना है सर, आपको नॉलेज पूरी होनी चाहिए कि अमेंडमेंट कौन कौन सी आई है, ठीक है? ओल्ड सिलेबस के लिए सारी अमेंडमेंट है। एग्जीक्यूटिव का बच्चा चाहे ओल्ड का हो चाहे न्यू का हो, सारी अमेंडमेंट देखनी है। सीए इंटर वाले बच्चे सारी अमेंडमेंट देखेंगे, सीएमए इंटर वाले बच्चे सारी अमेंडमेंट देखेंगे, और फाइनल वाले बच्चे भी अमेंडमेंट को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा कह रहे हैं ओ माय गॉड सर, मजा आएगा, अब तो अमेंडमेंट करेंगे। टेंशन मत लो, बहुत बढ़िया तरीके से करा दूंगा सर। आप वाकई ही जिस दिन अमेंडमेंट क्लासेस खत्म होंगी ना, आपको ये फील ही नहीं होगा कि इतनी सारी अमेंडमेंट हमने की हैं, और जो लोग कह रहे हैं मुश्किल है वो तो कुछ भी नहीं है। बट आपको मेरा साथ देना पड़ेगा सर। आज तक आपने साथ दिया है, आज आपने फिर साथ देना है। गारंटी दे रहा हूं, पूरी जान लगा दूंगा आपके एग्जाम निकालने में। आप मुझे अप्रिशिएट, थैंक यू बोल के जाओगे कि सर थैंक यू सो मच। ठीक है जी, आओ जी इधर, सुना आप ध्यान से। अब बातचीत नहीं करेंगे, फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी। अब जो हमारी अमेंडमेंट क्लास अपडेट आज हमने स्टार्ट करनी है, तो आज हम स्टार्ट कर जा रहे हैं इनकम टैक्स की अमेंडमेंट क्लास नंबर 1। मतलब पहले हम करेंगे अमेंडमेंट्स इनकम टैक्स की, जब हमारी इनकम टैक्स की कंप्लीट होंगी देन फिर हम स्टार्ट करेंगे जीएसटी की अमेंडमेंट। तो आज हम क्या करेंगे, इनकम टैक्स की अमेंडमेंट क्लास नंबर 1 करेंगे, और फिर जब हमारी इनकम टैक्स की कंप्लीट होगी देन फिर हम स्टार्ट करेंगे जीएसटी की। अच्छा, इनकम टैक्स में ना फाइनेंस एक्ट 2020 आप सब जानते हो हमारे एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। अब जिन बच्चों ने भी नवंबर दिसंबर में एग्जाम दिए थे, मतलब लास्ट एग्जाम दिए थे ना, उन्होंने फाइनेंस एक्ट 19 पढ़ा होगा। अब फाइनेंस एक्ट 19 से फाइनेंस एक्ट 20 में काफी सारे चेंजेस आए हैं। इवन मैं अगर ये बोलूं हर चैप्टर के अंदर चेंज आया है, बट घबराने की बात नहीं है, सारी अमेंडमेंट करेंगे, डिटेल में करेंगे, टेंशन बिल्कुल भी नहीं है। और साथ में नोटिफिकेशन भी करेंगे, जितनी नोटिफिकेशन 31 दिसंबर तक आई होंगी वो सारी नोटिफिकेशन भी जो होंगी हम यहीं पे डिस्कस करेंगे। इट मींस इस अमेंडमेंट क्लास के अलावा कोई दूसरी अमेंडमेंट आपको देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सब कुछ हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद ये रेलिवेंट किस किस के लिए है मैंने आपको बता दिया जी, चाहे वो सीएस एग्जीक्यूटिव या प्रोफेशनल जून दिसंबर वाले बच्चे हों, दोनों को देखनी पड़ेंगी।
सीए इंटर फाइनल वाले बच्चे हो दोनों देख सकते हैं, सीएमए इंटर फाइनल वाले बच्चे हो दोनों देख सकते हैं, मतलब सबके एग्जाम में ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल होंगी। अच्छा, अमेंडमेंट नोट्स की अगर बात करूंगा ना, तो मैंने अमेंडमेंट नोट्स, सब बच्चे जानते हैं, आज से 1 महीने पहले मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए थे। उसमें इनकम टैक्स के भी हैं, जीएसटी के भी हैं, अप्रोक्सीमेट 120 पेज के अमेंडमेंट्स हैं, प्लीज आपने वहां से डाउनलोड करने हैं। तो जिन बच्चों के पास नोट्स नहीं है, अभी एक बार वीडियो पॉज करके, ठीक है, वीडियो रोक के बीच में आप उसको डाउनलोड पहले कर लो, उसको अपने हाथ में रखो, क्योंकि उसमें भी कुछ नोटिंग करनी है, कुछ समरी नोट्स मैं आपको लिखवाऊंगा, आपको साथ में नोटबुक लेके बैठनी है और कैलकुलेटर लेके बैठना है, सब कुछ बिल्कुल तैयार होके बैठना है आपने, नोट्स आपने पूरे बनाने हैं, बस ये पर ध्यान देना। एक बच्चा कहता सर ये तो बताओ पहले कि इनकम टैक्स में किस किस टॉपिक के अंदर अमेंडमेंट आई है, ताकि हमें पता तो लगे कि कौन कौन से टॉपिक के अंदर अमेंडमेंट है। अब जो इनकम टैक्स में अमेंडमेंट्स आई हैं वो सारी की सारी इन टॉपिक्स के अंदर आई हैं। बच्चा कह रहा है भाई साहब कहीं पूरा का पूरा एक्ट तो नहीं चेंज हो गया? पूरा एक्ट नहीं चेंज हुआ, बट हर चैप्टर में कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स आई हैं, और इस बार जो अमेंडमेंट्स आई हैं ना वो सारी की सारी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक बच्चा कहता है यार ये ना सर की बातें मत सुना कर, मैं इतनी बार से मैं देख रहा हूँ हर बार एग्जाम में अमेंडमेंट्स आती नहीं है, अमेंडमेंट्स का ना सिर्फ हवा होता है, और देख लियो इस बार भी कोई अमेंडमेंट्स आएंगी नहीं और अमेंडमेंट्स करके हम बैठ जाएंगे। ये वो नालायक बच्चे हैं जिन्होंने अमेंडमेंट नहीं देखी, क्योंकि उन्हें नहीं पता इस बार अमेंडमेंट कौन सी है। सर इस बार के अमेंडमेंट के बिना तो एग्जाम बन ही नहीं सकता। एक बात में सोच के बताओ नालायक, कि जब इनकम टैक्स के रेट ही चेंज हो गए तो क्या उसके बिना एग्जाम बन पाएगा? आंसर इज नो। रेजिडेंशियल स्टेटस के चैप्टर में इतनी मेजर अमेंडमेंट है, उसके बिना एग्जाम बन पाएगा? आंसर इज नो। पीजीपी के चैप्टर में काफी सारी लिमिट चेंज हो गई, क्या एग्जाम बन पाएगा? आंसर इज नो। सर पहले जो अमेंडमेंट्स आती थी, इस बार की जो अमेंडमेंट्स है, जमीन आसमान का फर्क है। मतलब पहले अमेंडमेंट्स क्या थी, किसी पर्टिकुलर सेक्शन में थी, अगर वो सेक्शन नहीं बना तो काम चल गया। बट इस बार अमेंडमेंट ऐसी हैं जो हर बार क्वेश्चन बनते हैं ना वो इस बेस पे ही बनते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना अमेंडमेंट के पेपर बन जाए। तो पहली बात तो ये समझ लो, जो नालायक बच्चे इस गलत फहमी के अंदर बैठे हैं कि अमेंडमेंट में से पेपर नहीं बनता, इतनी रेलिवेंट नहीं होती, इस बार आपको दिखा दूंगा आपका पेपर, आपका ऑलमोस्ट पेपर अमेंडमेंट्स के ऊपर टिका होगा। क्योंकि सर अमेंडमेंट है ही ऐसी, अमेंडमेंट्स को इग्नोर कर ही नहीं सकते। एक बार आप चेक करना किस किस टॉपिक के अंदर अमेंडमेंट्स है जी। पहला तो बेसिक कॉन्सेप्ट, आपके टैक्स रेट नए इंसर्ट हुए, बट मैं ये नहीं कह रहा पुराने खत्म हो गए, बट नए भी साथ में आ गए हैं। अब उस नए और पुराने का कॉम्बिनेशन क्या होगा आज हम स्टार्ट कर देंगे। तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर अमेंडमेंट है। चैप्टर नंबर 2 रेजिडेंशियल स्टेटस, इसमें भी काफी मेजर अमेंडमेंट आई है। चैप्टर नंबर 3 सैलरी के अंदर भी अमेंडमेंट आई है। चैप्टर नंबर 4 पीजीपी के अंदर भी काफी अमेंडमेंट है। कैपिटल गेन के अंदर भी है, अदर सोर्स में है, हाउस प्रॉपर्टी में है, रिटर्न ऑफ इनकम में है, टीडीएस और टीसीएस में है, एएमटी और मैट के चैप्टर में है, डीटीडबलए, ट्रांसफर प्राइसिंग, असेसमेंट, एडवांस रूलिंग और अपील, मतलब ऑलमोस्ट हर चैप्टर के अंदर अमेंडमेंट है। बट अब सीएस एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों, जो न्यू सिलेबस वाले हैं, उनके लिए सारी रेलिवेंट नहीं है। मैं आपको बता दूंगा, अभी जो ये लगा लो स्टार्टिंग की जो 7 अमेंडमेंट क्लास होंगी वो तो सबको करनी है, चाहे वो न्यू सिलेबस वाला हो, चाहे वो ओल्ड वाला हो, चाहे वो सीए वाला हो, चाहे वो सीएमए वाला हो। स्टार्टिंग की 7 अमेंडमेंट क्लास जो मैं कराऊंगा ना, वो कराऊंगा ही इस तरह से कि वो सबके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। अब 7 अमेंडमेंट क्लास के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी अमेंडमेंट किसके लिए एप्लीकेबल है और कौन सी किसके लिए नहीं है। तो पहली बात, अब ये डिस्कशन बिल्कुल भी यहाँ चैट बॉक्स में नहीं चलेगी कि ये किसको देखनी है। पहली 7 अमेंडमेंट क्लास सबको देखनी है, बस ये पर ध्यान देना। सर इनकम टैक्स में कितनी अमेंडमेंट क्लास लगेंगी? टोटल मिला के 10 लगेंगी। अप्रोक्सीमेट 10 अमेंडमेंट क्लास होंगी जी, 7 सबके लिए हैं। अब वो 3 अमेंडमेंट क्लास किसके लिए होंगी वो मैं बता दूंगा, तो आप निश्चिंत होकर बैठ जाओ, 7 क्लास तो सबको देखनी है। ठीक है जी, अब मैं क्लास स्टार्ट कर सकता हूँ नहीं? फटाफट से चैट बॉक्स के अंदर बताओ, जल्दी बताओ जी फटाफट से। बच्चा कह रहा है सर क्लास स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत टाइम हो गया, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। ओके जी, तो एक बार फटाफट से बोल दो, हाउ द जोश, हाई सर, हाउ द जोश, हाई सर, हाउ द जोश, हाई सर। चलो जी इधर देखो ध्यान से, तो इसी के साथ अमेंडमेंट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको मैं नोट्स एक बार दिखा रहा हूं जी, ये नोट्स आपके टेलीग्राम चैनल पे आ चुके होंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ये बिल्कुल लेटेस्ट नोट्स हैं, सारे अमेंडमेंट्स इसके अंदर हैं, इसके अलावा कोई सिंगल अमेंडमेंट आपको नहीं करनी, हम क्लास में यहाँ पे सब कुछ डिस्कस करेंगे। इधर देखो ध्यान से जी, अब इधर देखना ध्यान से। अब अगर मैं अमेंडमेंट 1 की बात करता हूं ना, अब यहां से अमेंडमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक बात मुझे सोच के बताना जी, मैं इतना तो इमेजिन कर सकता हूं, इतना मैं सोच सकता हूं कि सब बच्चों ने दिसंबर तक के अमेंडमेंट तो सारी की हुई है।
अब ये मत कहना कि सर हमें तो सारी अमेंडमेंट स्टार्टिंग से करा दो। दिसंबर तक की अमेंडमेंट उम्मीद कर रहा हूं आप सबने की है, मुझे जो करानी है, अब जिनके भी एग्जाम मई या जून में है उनके लिए मुझे अमेंडमेंट करवानी है। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, ये नालायक बच्चा देखो, अभी क्लास स्टार्ट हुई है और बच्चा सोने की तैयारी कर रहा है। सर ऐसे काम नहीं चलेगा, अभी क्लास स्टार्ट हुई है, कम से कम 1 घंटा तो मेरे साथ खेल लो ना, 1 घंटा खेल लो बस, बाकी फिर आपने आप खेलते रहना। इधर सुना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, याद करो जब आपने नवंबर या दिसंबर जब भी एग्जाम दिए होंगे ना, तो चैप्टर नंबर 1 जब आपने बेसिक कॉन्सेप्ट का किया होगा उसमें आपने टैक्स के रेट किए होंगे। क्या कोई क्लास में सिंगल बच्चा ऐसा है जो मुझे टैक्स के रेट के बारे में बता पाए? बच्चा कह रहा है सर सिंगल बच्चा क्यों, पूरी की पूरी क्लास आपको बता देगी। बताओ जी क्या किया था आपने? सर हमने जब टैक्स के रेट किए थे ना, तो आपने हमें क्लास में कहा था कि एक इंडिविजुअल की 2 कैटेगरी होती हैं, एक तो रेजिडेंट होता है, एक नॉन रेजिडेंट होता है। फिर रेजिडेंट की 3 कैटेगरी होती हैं, या तो एज होगी 60 साल से कम, या 60 और मोर लेस देन 80 होगी, या 80 और मोर होगी और प्रभु इच्छा तक होगी। ये 3 कैटेगरी आपने बताई थी। फिर आपने कहा था नॉन रेजिडेंट में तो कोई भी कैटेगरी हो, एनआर में तो सेम ही केस होंगे, एनआर वाले केस में हम एज बाइफर्केशन नहीं करते। ये सारी बातें आपने बताई थी। फिर आपने कहा था रेजिडेंट वाले केस में 3 लिमिट होती हैं, 2.5 लाख होती है, 3 लाख होती है, 5 लाख होती है। और नॉन रेजिडेंट के हर केस में आपने हमें कहा था कि लिमिट 2.5 लाख होती है, उसमें 3 लाख और 5 लाख की कोई भी लिमिट नहीं होती। एक बच्चा कहता है सर तो क्या वो सारे रेट चेंज हो चुके हैं? आंसर इज नो। आंसर इज नो, मतलब जो अभी तक आपने दिसंबर तक किया था वो सेम केस भी एप्लीकेबल है, बट अब एक नई स्कीम भी साथ में आ चुकी है, जो एक नए सेक्शन इंसर्ट की है, दैट इज सेक्शन नंबर 115 BAC। मैंने क्या बोला? सेक्शन नंबर 115 BAC। अब वो क्या है उसको समझने से पहले ये समझो कि जो आपने अभी तक टैक्स रेट किए वो खत्म नहीं हुए। क्योंकि कई नालायक बच्चे सर क्लास में ऐसे हैं, वो ये बात कह रहे हैं भाई भूल के भी पुराने रेट मत कर लियो, वो खत्म हो चुके हैं। आंसर इज नो। बट सर गवर्नमेंट ने तो नए रेट इंसर्ट कर दिए, यस इंसर्ट किए हैं, बट गवर्नमेंट ने हम सबको ऑप्शन दिए। इट मीन गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, हेलो इंडिविजुअल, कि हम तुम्हें ऑप्शन दे रहे हैं कि तुम्हारे पास ये वाले रेट भी हैं, ये वाले रेट भी हैं, इन दोनों में से जहां तुम्हारा टैक्स कम आएगा ना वो ऑप्शन तुम ले लो, उसके बेस पे हमें टैक्स पे कर दो। एक बच्चा कहता है सर फिर तो हर केस में जो लोग हैं फिर वही यूज करेंगे ना जहां टैक्स कम आएगा। आपको मैं अभी थोड़ी देर के बाद बताऊंगा कि जो इन्होंने नया ऑप्शन दिया है, सर आप क्या समझ रहे हो, इंडिया की गवर्नमेंट है, और सर इंडियन गवर्नमेंट अगर कोई बेनिफिट दे और साथ में कुछ ना छीने, ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी कुछ मिनटों के बाद हम डिस्कस करेंगे जो नई स्कीम है उसमें बहुत सारे बेनिफिट गवर्नमेंट ने छीन लिए हैं, और वो सारे बेनिफिट छीनने के बाद ना तब जाके गवर्नमेंट ने कहा जी आपके रेट ऑफ टैक्स कम है। अब सोच के बोलना, जिन लोगों को पता ही नहीं है वो ये कह रहे हैं वाह भाई वाह गवर्नमेंट ने रेट कम कर दिया, उनको यही नहीं पता कि कौन से बेनिफिट छीने, तो वो क्या कंसल्ट कर पाएंगे। और मैं सिंपल सी बात कह रहा हूँ, आज की पूरी क्लास जो होगी ना, मतलब 1 घंटे की या 1.5 घंटे की पूरी क्लास जो होगी इसी के ऊपर डिवोटेड होगी। बहुत ध्यान समझना, आपके एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन बनेंगे। तो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी क्लास में करेंगे, और मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क भी दूंगा जो आपने कल करके आने हैं, कल की अमेंडमेंट क्लास से पहले। तो पहले तो एक बार यहाँ पे देख लो जी, इधर देखो ध्यान से। अब अभी तक जो आपने रेट पढ़े एक बार फटाफट से मैं गो थ्रू करा रहा हूँ। अगर कोई इंडिविजुअल है, चाहे वो रेजिडेंट है चाहे वो नॉन रेजिडेंट है, एचयूएफ है, एओपी है, बीओआई है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, याद करो मैंने कहा था अगर वो लेस देन 60 में कवर होगा, अगर उसकी एज लेस देन 60 में होगी ना, चाहे वो इंडिविजुअल मेल हो या फीमेल हो, हर केस में रेट सेम थे, 2.5 लाख तक टैक्स नील। फटाफट से बोलते रहो जी। अगर इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है, 5 लाख तक है तो 5%, 5 लाख से ऊपर है, 10 लाख तक है 20%, अगर इनकम 10 लाख से ऊपर है तो रेट क्या लगेगा? 30%। आज भी वैसे हैं, कल भी वैसे थे, इसमें कोई चेंज नहीं है। फिर गवर्नमेंट ने कहा था जिसकी एज 60 साल या उससे ऊपर होगी, लेस देन 80 होगी, उस केस में एग्जम्पशन लिमिट कितनी होगी जी? 3 लाख वाली। 3 लाख तक होंगे नील, 3 लाख से लेके 5 लाख तक 5%, 5 लाख से ऊपर 10 लाख तक 20%, और मोर देन 10 लाख होंगे तो 30%। इसमें भी कोई चेंज नहीं है, आज भी सेम है। अगर एज आपकी 80 साल या उससे ऊपर होगी, दैट इज सुपर सीनियर सिटीजन, उस केस में 5 लाख तक नील है, 5 लाख से ज्यादा 10 लाख तक डायरेक्टली 20%, और अगर इनकम 10 लाख से ऊपर होगी तो क्या होगा? 30%। ये आपकी अमेंडमेंट अभी तक नहीं की, ये वही पुराने रेट है जो आपने किए थे। एक बच्चा कहता है सर सर, मैं कहा हाँ हाँ, कहता सर तो फिर पुराने रेट खत्म नहीं हुए? आंसर इज नो। आंसर इज नो सर, पुराने रेट आज भी हैं, पहले भी थे, आगे भी चलेंगे, पुराने रेट में कोई चेंज नहीं है।
जो अमेंडमेंट आई है ना, वो गवर्नमेंट ने एक नया सेक्शन इंसर्ट किया है, एक नई स्कीम निकाली है। वो स्कीम कौन सी है अभी हम डिस्कस करेंगे, बट पहले एक बार पुरानी रिवीजन कर लें कि आपने क्लास में क्या किया था। उसके बाद याद करो जी, फिर आपने एचईएफ के रेट किए थे। एचईएफ वाले केस में भी सेम है 2.5 लाख, फिर 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 से लेकर 10 20%, 10 लाख से ऊपर 30%, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। ठीक है। उसके बाद फिर सरचार्ज आपने किया, याद करो सरचार्ज के आपने इंडिविजुअल एचयूएफ वाले केस में ना 4 रेट किए थे, याद आने कुछ आपको? पूरी क्लास मुझे बोलते अगर इनकम 50 लाख तक है सरचार्ज कितना था, नील। अगर 50 लाख से ऊपर है 1 करोड़ तक है तो उसमें 10% था, 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ तक 15%, 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक 25%, और अगर इनकम 5 करोड़ से ऊपर होगी तो 37%। ये हमने 4 टायर सरचार्ज किए थे। और मेरी पूरी क्लास जानती होगी, जब क्लास में हमने बातें डिस्कस की थी तो मैंने कहा था कि ये हायर सरचार्ज, मतलब ये 25 और 37% वाला सरचार्ज आपको हर इनकम पे लगाना है, कुछ इनकम को छोड़ के। याद आ रही है कुछ बातें आपको दिसंबर वाले बच्चों को? क्योंकि अभी मैं अमेंडमेंट नहीं करा रहा, अभी हम पुरानी रिवीजन कर रहे हैं। याद करो मैंने कहा था कि ये जो हायर सरचार्ज रेट हैं ये हर इनकम पे एप्लीकेबल होंगे, बट कुछ इनकम को छोड़ के। कौन कौन सी इनकम बाहर निकाली थी? याद करो, एक तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112। ठीक है। उसके बाद डिविडेंड की इनकम और एक सेक्शन 115AD है, ये कौन सा है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पे जो टैक्स रेट लगते हैं उसका सेक्शन है। बस इतनी सी बात ध्यान देना जी। अगर मेरी इनकम इनमें से किसी एक सेक्शन में होगी तो 25 और 37% वाले रेट मेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। बच्चा कहता है सर अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 के 5 करोड़ हैं या 6 करोड़ हैं, तो क्या सरचार्ज का रेट 25 और 37% नहीं लगेगा? आंसर इज नो। सर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A के 6 करोड़ हैं, तो फिर सरचार्ज लगेगा कितना? मैक्सिमम 15%। मतलब ये 4 इनकम ऐसी हैं, हेलो पूरी क्लास यहां पर देखे जी, ये 4 इनकम ऐसी हैं कि इनकम आपकी चाहे 2 करोड़ या 5 करोड़ से ऊपर ही क्यों ना हो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15% सरचार्ज एप्लीकेबल होगा। बस एक बात ध्यान देना। हाँ, इनको छोड़ के तुम्हारी कोई भी इनकम है, बिजनेस की इनकम है, सैलरी की इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, तुम्हारी कोई भी इनकम है, बस ये 4 इनकम नहीं होनी चाहिए। अगर बाकी कोई भी इनकम है उस पे 25-37 लगेगा, बट अगर ये चारों इनकम होंगी उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15% लगेगा, चाहे इनकम 5 करोड़ से ऊपर ही क्यों ना हो, चाहे इनकम 2 करोड़ से ऊपर ही क्यों ना हो। तो सर ये सारी बातें पुरानी हैं, अभी तक हमने कोई चेंज नहीं किया। आपने पहले भी क्लास में पढ़ी होंगी, आज भी आपने पढ़ी हैं, अभी तक कोई अमेंडमेंट नहीं आई। ठीक है जी। अभी तक मुझे फटाफट से बोल दो अभी तक हमने क्या किया सर। अभी तक हमने पुराना जो हमने किया उसकी रिवीजन की है कि जो हमने पहले टैक्स रेट पढ़े आज भी सेम है, उसमें निश्चिंत हो जाओ। जो हमने पहले सरचार्ज रेट पढ़े आज भी सेम है, उसमें निश्चिंत हो जाओ। जो पहले मैंने क्लास में सिखाया था कि जो हायर सरचार्ज रेट है 25 और 30%, वो हर इनकम पे एप्लीकेबल होंगे, इन 4 इनकम को छोड़ के। पहले भी सेम था, आज भी सेम है। कौन कौन सी इनकम फटाफट से बोल दो? डिविडेंड की इनकम, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 और एक सेक्शन 115AD। अगर एग्जाम में क्वेश्चन इन चारों में से किसी भी इनकम का बन गया ना, मेरी फैमिली का बच्चा बस ये बात ध्यान देगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15% सरचार्ज लगेगा इन चारों इनकम पे। 25 और 37% वाले रेट इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है। बच्चा कहता है सर तो आपने ये भी तो कहा था कि जहां सरचार्ज होता है वहां पे एमआर भी होता है। यस, कॉन्सेप्ट पहले भी सेम था, आज भी सेम है। देखो इसके बाद ये एमआर वाला कॉन्सेप्ट और ये एमआर निकालना सर मैंने आप सबको सिखाया हुआ है। तो आप मुझे अब ये मत कहना कि एमआर निकालना सिखा दो, ये सारी बातें आपने क्लास में की हैं। और एमआर का मतलब क्या होता है? जहां सरचार्ज लगने की वजह से हार्डशिप हो जाए वहां पे एमआर मिलता है। याद आ रही है कुछ क्लास की बातें? मैंने क्लास में जब क्वेश्चन करवाए थे मैंने कहा एमआर का मतलब ये होता है कि अगर सरचार्ज लगने की वजह से जो आपका टैक्स बढ़ा, वो टैक्स इतना ज्यादा बढ़ गया कि आपने जितनी इनकम बढ़ाई उससे भी ज्यादा बढ़ गया। याद करो मैंने कहा था एक पर्सन की इनकम 1 करोड़ है, अगर उसकी इनकम 1 करोड़ 1 लाख है, अब 1 करोड़ 1 लाख पर कितना टैक्स आया वो निकाल लिया, 1 करोड़ पर कितना आया वो निकाल लिया। और फिर मैंने कहा था टैक्स का इंक्रीमेंट निकालो, इनकम इंक्रीमेंट निकालो। अगर टैक्स का इंक्रीमेंट इनकम इंक्रीमेंट से ज्यादा है उस केस में आपको एमआर मिलेगा। ये सारी बातें हमने क्लास में की थी। सर क्या इसमें कोई चेंज आया? आंसर इज नो, क्योंकि जब सरचार्ज में कोई चेंज नहीं है तो एमआर में भी कोई चेंज नहीं है। ठीक है। उसके बाद फिर सेस,
ये एमआर निकालने के बाद सेस आपका 4% लगेगा, वो आज भी है, पहले भी सेस था, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सर वो रिबेट जो हमें मिलती थी सेक्शन 87A में, वो तो खत्म हो चुकी होगी ना? आंसर इज नो। आज भी रिबेट एप्लीकेबल है अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं। कंडीशन कौन सी? इंडिविजुअल हो, इंडिया का रेजिडेंट हो, उसकी टोटल इनकम 5 लाख तक हो, तो आपकी 12,500 रुपए तक की आपको रिबेट मिलेगी टैक्स में से। एक बच्चा कहता भाई तुझे पता है ये रिबेट ना हर इनकम में से नहीं मिलती। मुझे याद है सर ने क्लास में कहा था एक सेक्शन 112 कैपिटल ए होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का, उसमें से रिबेट नहीं मिलती। आंसर इज यस। तो जो पहले आपने पढ़ा वही सेम आज भी है कि रिबेट आपको हर इनकम में से मिलती है, बट जो सेक्शन 112 के कैपिटल गेन होते हैं उसमें से आपको रिबेट नहीं मिलती। ठीक है, तो वो सारी बातें आज भी हैं, वो सारी बातें पहले भी थी। ठीक है, अब ऐसा करो, जितने बच्चे क्लास छोड़ के भाग चुके हैं और जितने बच्चे क्लास देखने नहीं आए, अब मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अब सब बच्चों को बुला लो फटाफट से, क्योंकि अब अमेंडमेंट स्टार्ट होने जा रही है जी। सर मैं डायरेक्टली चाहता तो अमेंडमेंट पे आ जाता, बट प्रॉब्लम क्या थी, बहुत सारे बच्चों को ये लगता कि पुराने रेट खत्म हो चुके हैं। तो मैं दोबारा बोल रहा हूं, जो अभी तक आपने दिसंबर तक रेट ऑफ टैक्स पढ़े हैं वो आज भी एप्लीकेबल हैं, गवर्नमेंट ने रिमूव नहीं किए, गवर्नमेंट ने उसके साथ में ही नया एडिशन किया है, बस ये पर ध्यान देना। ठीक है, और मैं चाहता हूं जी, एक बच्चा सामने बैठा है क्यूट सा, ये बैंगनी कलर का बच्चा, हाँ जी आप बताओ मुझे फटाफट से, जल्दी खड़े हो जाओ, ये आपकी बात कर रहा हूँ। बच्चा हंस रहा है देख के, कह रहा मुझे क्यों बुला रहे हैं आप, जल्दी खड़े हो जाओ फटाफट से। हाँ जी, ये बताओ अभी तक हमने अमेंडमेंट कितनी की है? सर हमने ऑलमोस्ट सारी अमेंडमेंट कर ली हैं, सारी अमेंडमेंट कर ली मेरे ख्याल से, अमेंडमेंट हमने बहुत सारी कर ली है मेरे ख्याल से, पूरा एक्ट ही हमने चेंज कर दिया। नालायक, अभी तक हमने सिंगल अमेंडमेंट भी नहीं की है। जो अभी तक आपने पढ़ा उसको मैंने रिकॉल करवाया कि याद करो आपने क्लास में पढ़ा होगा, वही सेम बात आज भी एप्लीकेबल है। सर इंडिविजुअल के टैक्स रेट सेम है अभी तक, सरचार्ज सेम है, रिबेट सेम है, सेस सेम है, ये सारी बातें अभी तक सेम है। अब सुनना ध्यान से, जो मुझे अमेंडमेंट नंबर 1 करवानी है ना, दैट इज सेक्शन नंबर 115 बीएससी, पूरी क्लास से अब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हर बच्चा यहां पे बिल्कुल ध्यान देगा जी। अगर आपको पूरी क्लास नहीं देख पाते या तो अभी बंद कर दो, बाद में आराम से देख लेना। अगर देखनी है तो लास्ट तक, अब बिल्कुल लास्ट तक देखना जी, क्योंकि अगर बीच में स्किप कर दी सारी अमेंडमेंट बेकार हो जाएगी। और मैं गारंटी दे रहा हूं सर, जो अब हम करेंगे ना, जो अब हम करेंगे, आप हैरान हो जाओगे कि जो गवर्नमेंट नई स्कीम लेके आई उसके अंदर गवर्नमेंट ने किया क्या। और एग्जाम में, इस बार के एग्जाम में आप देख लेना, भर भर के कितने क्वेश्चन बन सकते हैं इस प्रोविजन के अंदर से। इधर सुना, आप ध्यान से, कहना क्या चाह रहा हूं जी, एक बार मुझे इतना बता दो, हेडिंग क्या लिखी है जी? हेडिंग लिखी है जनरल टैक्स रेट। हाँ, क्या लिखी है? जनरल टैक्स रेट। बोलो ना क्या लिखा है, जनरल टैक्स रेट या स्पेशल टैक्स रेट? स्पेशल टैक्स रेट। मतलब पहली बात तो ये समझ लो, जो अभी तक हमने पढ़े हैं वो जनरल टैक्स रेट है, ये स्पेशल टैक्स रेट है। स्पेशल टैक्स रेट फॉर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। अब मेरी पूरी क्लास से रिक्वेस्ट है, सर अगर कोई बच्चा मेरी क्लास में इंटेलिजेंट बैठा होगा ना, वो एक बात समझ गया होगा कि जब आपने दिसंबर के अंदर क्लासेस ली होंगी या दिसंबर के अंदर लॉ पढ़ा होगा, तो वहां पे आपको यह बात बताई गई होगी, इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। मैं दोबारा बोल रहा हूं, इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इन चारों केस में नॉर्मली आपके टैक्स के रेट थे 2.5 लाख। ठीक है, फिर इंडिविजुअल वाले केस में एज मैटर करती थी, और रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट है वो भी मैटर करता था। अब पहली बात तो ये समझ लो कि जो ये नई स्कीम गवर्नमेंट लेके आ रही है, ये सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए है और किसी के लिए नहीं है। एक बच्चा कहता है सर एओपी के लिए वही ओल्ड रेट है, बीओआई के लिए वही ओल्ड रेट है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के लिए वही ओल्ड रेट है। मतलब जो आपने इन तीनों के लिए पहले रेट पढ़े थे, आज भी वही रेट एप्लीकेबल होंगे, नई स्कीम उनके लिए नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं सर, क्योंकि मार्केट में मैंने कहा ना, एक ऐसा बच्चा घूम रहा है, जिस दिन मुझे मिल गया उसको बैठ के पूछूंगा कि पूरी क्लास को आप कंफ्यूज क्यों करते हो। क्योंकि सर बहुत सारे बच्चों के मुंह से ना मैं सुन चुका हूं कि जो ये नई स्कीम है इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी, इन पे लगती है, क्योंकि उन्होंने रट रखा है। क्योंकि क्लास में रटवाया क्या गया, इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी, उन सब केस में 2.5 लाख की लिमिट है, तो बच्चा सोचता है नई स्कीम में सबके लिए। गवर्नमेंट कहती हेलो,
गवर्नमेंट कहती नई स्कीम जो है ना, पहली बात तो इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए है। इट मींस अगर आप एओपी हो, बीवाई हो, एजेपी हो, तो वही सेम केस एप्लीकेबल करो जो अब तक करते थे, नई स्कीम की तरफ देखना भी मत। अब एक बच्चा कहता है सर, मैंने कहा हाँ, कहता अच्छा भाई, इंडिविजुअल और एचएफ के लिए जो अब नई स्कीम है, तो मतलब इनके लिए पुरानी स्कीम खत्म हो चुकी है, अब नई स्कीम फॉलो करनी है, और एओपी बीवाई को पुरानी स्कीम फॉलो करनी है, उनको नई फॉलो नहीं करनी। साहब मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने ये कहा है कि नई स्कीम जो है वो इंडिविजुअल एचएफ के लिए है, बट मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि पुरानी स्कीम खत्म हो चुकी है। इट मींस अगर आपके फादर इंडिविजुअल हैं, अगर आपके मतलब आपकी एचयूएफ है, तो आपके सामने अब दो गेट हैं, गेट नंबर 1, गेट नंबर 2। सर मेरे पापा जो है ना सर, मेरे पापा इंडिविजुअल हैं, तो अगर आपके फादर साहब इंडिविजुअल हैं, अब पापा के सामने दो गेट हैं, गेट नंबर 1, गेट नंबर 2। गेट नंबर 1 है नॉर्मल टैक्स रेट, गेट नंबर 2 है स्पेशल टैक्स रेट। सर पापा दोनों में से किस गेट में जाएं वो देखना पड़ेगा। मेरी क्लास का सिंगल बच्चा भी आंखें बंद करके अब कंसल्ट नहीं करेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या कह रहे हैं जी, पापा नई स्कीम आई है, नई स्कीम फॉलो कर लो। पापा को नई स्कीम फॉलो करवा दी, पापा का टैक्स आ गया ज्यादा, पापा ने मारा चांटा। पापा कह रहे नालायक एक बात मुझे बता, तूने नई स्कीम मुझे कहा था फॉलो करवा लो। पापा मैंने न्यूज में सुना था कि टैक्स कम आ रहा है नई स्कीम में। आपने न्यूज में सुना था टैक्स कम आ रहा है, बट आपने ये नहीं सुना कि नई स्कीम में डिसएडवांटेज भी है। मेरी बात समझ पा रहे हो? मतलब कहना क्या चाह रहा हूं कि पहली बात तो ये समझो कि अगर मैं एओपी बीओआई और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हूं, तो मेरे लिए गेट एक ही है, दूसरा गेट मेरे लिए नहीं है। बट अगर मैं इंडिविजुअल एचएफ हूं तो गेट दो हैं, गेट नंबर 1, गेट नंबर 2। या तो मैं गेट नंबर 1 के पास जाऊंगा या मैं गेट नंबर 2 के पास जाऊंगा। अब दोनों में से किस गेट के पास जाऊंगा वो देखना पड़ेगा, मोर बेनिफिशियल टू असेसी। भाई मेरे लिए जो बेनिफिशियल होगा ना, मैं उस गेट के पास जाऊंगा, बस ये बात ध्यान देना। ठीक है, तो पहली बात क्या समझ में आ गया, फटाफट से बोलो जी। एग्जाम में क्वेश्चन बन गया जी, ये जो नया सेक्शन है 115 बीएसी किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, लिखाना सबके ऊपर। हाँ नहीं, सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा। सर पार्टिसिपेट करो फटाफट से, किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, इंडिविजुअल और एचयूएफ, और किसी पर एप्लीकेबल नहीं होगा, बस ये बात ध्यान देना। अब आगे पढ़ते हैं जी। न्यूली इंसर्टेड सेक्शन 115 बीएसी, क्या आप मुझे बता पाओगे क्या ये पुराने सेक्शन के अंदर अमेंडमेंट आई है या सेक्शन ही नया आया है? सोच के बोलो सर, क्या सेक्शन नया आया है या पुराने लॉ में अमेंडमेंट है? सेक्शन ही नया आया है, दैट इज न्यूली इंसर्टेड सेक्शन 115 बीएससी। आपने पहले नहीं पढ़ा होगा, पहली बार पढ़ने जा रहे हो, बहुत ध्यान से पढ़ना। और मैं यहाँ पे बेयर लॉ लिख के लाया हूं, मैं इसलिए लिख के लाया कि मेरी फैमिली के साथ मैं ध्यान से पढ़ूं और उनके नोट्स बनवाऊं ताकि उनको इसमें कोई दिक्कत ना आए। आओ जी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो जी क्या लिखा है, द फाइनेंस एक्ट 2020 जो हमारे एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। द फाइनेंस एक्ट 2020 हैज प्रोवाइडेड एन ऑप्शन टू इंडिविजुअल ब्रैकेट में ऑल कैटेगरी एंड एचयूएफ फॉर पेमेंट। पहले तो ये बताओ क्या कह रहे हैं जी। सेक्शन 115 बीएससी कह रहा है, हाँ जी सेक्शन 115 बीएससी कह रहा है कि ये स्कीम मैंडेटरी है। हाँ को अगर कोई इंडिविजुअल एचयूएफ है, ये स्कीम मैंडेटरी है। सोच के बोलना, मैंडेटरी है या ऑप्शन है? ऑप्शन, पहली बात ऑप्शनल है। और मैंने भी क्या बोला, या तो गेट नंबर 1 या गेट नंबर 2, तुम्हारे पास ऑप्शन है कि जहां तुम्हें अच्छा लगेगा वहां पे जाओ, हमने मैंडेटरी नहीं किया। हाँ अगर गवर्नमेंट यहां पे ये बात कहती कि सेक्शन 115 बीएसी शेल मींस मैंडेटरी, तो फिर पुराने रेट खत्म हो जाते, नहीं पढ़ने पड़ते। सर इस बार का जो मेरा रेगुलर बैच अभी चल रहा है उसमें इनकम टैक्स खत्म हो गया, मुझे पता है, जान निकल गई थी, हाथ में कलेजा निकल के बाहर आ गया था जब मैंने सेक्शन करवाया था ये। क्योंकि मुझे बच्चों के माइंड से ना पहले तो ये चीज उनके माइंड में सेट करनी थी कि पुराने रेट भी हैं और नए रेट भी हैं। क्योंकि होता क्या माइंड में क्या होता है, अब तो नए रेट आ गए, नए फॉलो करने हैं, पुराने फॉलो नहीं करने। गवर्नमेंट ने कहा हेलो सेक्शन ध्यान से पढ़ो, ऑप्शन है। और दूसरी बात, ऑप्शन जो है वो भी इंडिविजुअल एचएफ के लिए और किसी के लिए नहीं है। इट मीन अगर मैं एओपी बीवाई और एजीपी की बात करूंगा, भैया पुराने रेट ही एप्लीकेबल हैं, नए की तरफ मत देखना। अगर तुम इंडिविजुअल एचयूएफ हो तब यहां पे देख लेना। एक बच्चा कहता है सर, तो ये जो नई स्कीम है, तो क्या वो स्कीम अब जीजू के ऊपर फॉलो होगी? जीजू? जीजू कौन आ गए अब तुम्हारे? सर वो अब नाम नहीं ले सकते ना, निक जोनस, प्रियंका चोपड़ा के हस्बैंड,
उनकी बात क्यों कर रहे हो सर? वो एनआर है ना, तो एनआर पर क्या वो नॉन रेजिडेंट पर क्या वो ये स्कीम ले सकते हैं? मान लो अगर कोई हमारे जीजू अगर मान लो इंडिया में इनकम कमाए, देखो बच्चा कितनी प्यार से जीजू कह रहा है, हाँ आनंद की प्राप्ति हो रही है, मतलब जीजू हो गए, हद हो गई बिल्कुल। अपने जीजू को जीजू नहीं कहोगे, दूसरे के घर वाले को जीजू कहने को तैयार हो। बच्चा कहता है बताओ ना, प्लीज बताओ ना, क्या उनके ऊपर स्कीम एप्लीकेबल होगी? मैं आपसे पूछता हूं जी। निक जोनस नॉन रेजिडेंट हैं, अगर वो इंडिया में इनकम कमा रहे हैं, उनको लगता है कि मुझे पुराने रेट फॉलो नहीं करने, मुझे नए रेट फॉलो करने हैं, तो क्या निक जोनस नए रेट फॉलो कर सकते हैं? आंसर इज यस, फॉलो कर सकते हैं। नो क्यों कह रहे हो सर? साफ साफ बड़े बड़े शब्दों में लिखा है, इंडिविजुअल का लगेगा, इंडिविजुअल चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे वो नॉन रेजिडेंट हो। सर बातें छोटी छोटी हैं। अगर लॉ मेकर ने लिखा होता रेजिडेंट इंडिविजुअल, फिर मैं कहता रेजिडेंट पे लगेगी, जीजू पे नहीं लगेगी। तो आज अगर आपके फादर हैं, आपकी मदर हैं, आपके रिलेटिव हैं, या आपके वो पर्सन जो इंडिया से बाहर रहते हैं और जो परमानेंटली सेटल हो चुके हैं, जो नॉन रेजिडेंट हैं, अगर वो भी इंडिया में इनकम कमाएं और वो स्कीम लेना चाहें, उनके लिए भी अवेलेबल है। तो सर बातें छोटी छोटी हैं, क्योंकि एग्जाम में जब एमसीक्यूज क्वेश्चन बनेंगे ना, वो कहीं से भी क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, तब पता लगेगा इस वर्ड की वैल्यू क्या है। तो पहली बात तो रही स्कीम मिलेगी इंडिविजुअल एचएफ को, और दूसरी बात चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे वो नॉन रेजिडेंट हो, सबको स्कीम मिलेगी, बस ये पर ध्यान देना। उसके बाद देखो जी, द फाइनेंस एक्ट 2020 हैज प्रोवाइडेड एन ऑप्शन टू इंडिविजुअल में ऑल इंडिविजुअल एंड एचयूएफ फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स एट द फॉलोइंग रिड्यूस रेट फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 21-22 ऑनवर्ड्स। मतलब जो ये असेसमेंट ईयर 21-22 है, उसके बाद से ये रिड्यूस रेट जो है एप्लीकेबल हो जाएंगे। हम एक ऑप्शन दे रहे हैं, और देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है एक स्टार बना के कि रेजिडेंट एज वेल एज नॉन रेजिडेंट, और ये स्कीम जो है एओपी बीवाई और एजेपी को नहीं मिलेगी, मैंने क्रॉस मारा हुआ है। तो ये नोट्स में आपको नोटिंग करनी है साथ के साथ, वैसे मैं लिखवा दूंगा बट नोटिंग में साथ साथ करना। अब आओ जी, अब ये नए रेट हैं क्या, पहले वो देख लो जी। ये नए रेट क्या है? नए रेट हैं, अगर 2.5 लाख तक इनकम है तो टैक्स नील, जो पहले था आज भी है, मतलब लिमिट सेम है 2.5 लाख की, लिमिट इंक्रीज नहीं की। उसके बाद 2.5 लाख से ज्यादा 5 लाख तक, पहले भी 5% था, आज भी 5% है। अब याद करो, पहले आपने पढ़ा था 5 लाख से ज्यादा 10 लाख तक 20%, अब वो चेंज आ गया। अब गवर्नमेंट कहती है 5 लाख से ज्यादा 7,50,000 10%, 750 से ज्यादा 10 लाख तक 15%, फिर 10 लाख से ज्यादा 1250 तक 20%, 1250 से ज्यादा 15 लाख तक 25%, और अगर इनकम 15 लाख से ऊपर होगी तो 30%। बच्चा कहता अच्छा, मतलब अब वो 10 लाख के बाद 30% नहीं है? आंसर इज नो। सर अब रेट क्या है? 5, 10, 15, 20, 25, 30। दोबारा बोलो। 5, 10, 15, 20, 25, 30। दोबारा बोलो। 5, 10, 15, 20, 25, 30। एक बार और बोलो। 5, 10, 15, 20, 25, 30। एक बार और बोलो। 5, 10, 15, 20, 25, 30। ये रेट अब आपके हैं, और रेट भी मत रट के जाना, उधर लिमिट भी चेक कर लेना। 2.5 लाख तक नील है, 2.5 से लेके 5, 5 से लेके 7.5, 7.5 से लेके 10, 10 से लेके 12.5, 12.5 से लेके 15, और 15 से ऊपर। मतलब अब जैसे ही इनकम 15 से ऊपर जाएगी ना, फिर 30% लगेगा, 10 लाख के बाद 30% नहीं है। बट मैं दोबारा बोल रहा हूं, इसके चक्कर में पुराने रेट भी मत भूल जाना, क्योंकि वो खत्म नहीं हुए, ऑप्शन है, ऑप्शन है सर, ऑप्शन है। अब बच्चा कहता है सर अगर मान लो किसी की इनकम, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, आप कैसी कैसी बेकार की बातें कर रहे हो। कहता सर अगर किसी की इनकम मान लो 12 लाख है, मैं कहा ठीक है। कहता अगर किसी की इनकम 12 लाख है तो जो पुराना रेट फॉलो करेगा वो तो 10 लाख के बाद 30% फॉलो करेगा। मैं कहा हाँ। कहता यहां 15 लाख के बाद 30% है। मैं कहा बिल्कुल सही बात है। कहता सर 12 लाख की इनकम पर तो फिर टैक्स इस पे ही कम आएगा ना। भाई सर अगर 12 लाख इनकम है फिर टैक्स इस पे ही कम आएगा। मैं कहा बिल्कुल सही बात है। कहता सर फिर गवर्नमेंट पुरानी स्कीम साथ में लेके ही क्यों चल रही है। मैं कहा मेरे बाबू, मेरे नोनू, मेरे सोनू, मेरे मिक्स, मेरे बैंगनी, मेरे ग्रीन, मेरे मेहरून कलर के बच्चे, नई स्कीम गवर्नमेंट और पुरानी स्कीम गवर्नमेंट साथ में इसलिए लेके चल रही है कि आपको 2 मिनट के बाद दिखाऊंगा, अगर ये रेट चाहिए ऐसे नहीं मिलेंगे। सर ध्यान सुना, लाला चाहा लपलप। मैंने कहा भाई साहब ये रेट मुझे चाहिए, मैं कह रहा हूं ये रेट मुझे चाहिए, प्लीज ये रेट मुझे दे दो। गवर्नमेंट ने कहा हेलो दूर हो, पहले दूर हो, उधर 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 उधर। ये रेट तुझे ना तब मिलेंगे जब ये सारे बेनिफिट छोड़ देगा। ये रेट तुझे तब मिलेंगे जब ये सारे बेनिफिट छोड़ देगा। मैं कहा मतलब?
कह रहे मतलब क्या? भाई तू ये सोच रहा है कि हम ये रेट तुझे किसी भी केस में दे देंगे, फिर तो सारा इंडिया ये रेट फॉलो कर लेगा। भैया ये जो लालच है, ये लालच है, लालच मतलब लालच आहा लप लप, मतलब ये रेट तुझे एप्लीकेबल ही तब करने देंगे जब तू सारे बेनिफिट छोड़ देगा, तब ये रेट मिलेंगे। अब बच्चा कह रहा है सर वो बेनिफिट मुझे कौन कौन से छोड़ने पड़ेंगे, आपको दिखाऊंगा। इतने सारे बेनिफिट हैं, आपकी आंखें खुल के हाथ में आ जाएंगी। ये देखो, ये सारे बेनिफिट देखो, विदाउट एनी एग्जाम्पशन। सर देख रहे हो, ये सारे बेनिफिट छोड़ोगे तब जाके नए रेट मिलेंगे साहब, नहीं तो नए रेट नहीं मिलेंगे। अब ये कौन कौन से बेनिफिट छोड़ने हैं मैं आपको भी बताऊंगा जी, एक बार रिकॉल करवा दूंगा, याद भी करवा दूंगा। होता क्या है, मैं अपने रेगुलर बैच में साथ साथ नहीं करवाता, क्योंकि सारे के सारे ऑलमोस्ट पीजीबीपी से लिंक करते हैं, डिडक्शन से लिंक करते हैं, सैलरी से लिंक करते हैं, हाउस प्रॉपर्टी से लिंक करते हैं। तो मैं आपको इसलिए अभी करवा दूंगा क्योंकि आप सब बैच कंप्लीट करके बैठ चुके हो, आपने पहले का लो पढ़ा हुआ है, मैं इतना मान के चल रहा हूँ। और अगर कोई नया बच्चा बैठा है, बिना बात के डिसलाइक मत मार के भाग जाना, दिल दुखता है मेरा। प्यार दिखा के जाना सर, बहुत मेहनत लगती है, आप मानोगे नहीं। दिन रात, दिन रात, आप रेगुलर बैच भी चल रहे हैं, अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए भी दिन रात एक करना पड़ता है। और कई नालायक बच्चे होते हैं ना, जब इसको अप्रिशिएट नहीं करते, डेप्रिशिएट मतलब बिना बात के डिसलाइक, पूरी भी नहीं देखेंगे, डिसलाइक करके भाग जाएंगे। सर मुझे डिसलाइक की परवाह नहीं है, मुझे उनके फ्यूचर की चिंता है कि अगर वो ये काम कर रहे हैं तो लाइफ में आगे आके क्या करेंगे। इधर सुना ध्यान से, अब मैं वापस आ रहा हूँ जी। अब मुझे एक बार दोबारा बोलो, पहले तो नए रेट कौन कौन से हैं जी? हाँ जी, नए रेट कौन कौन से हैं, फटाफट से बोलो जी। नई रेट कौन कौन से हैं? 2.5 लाख तक नील, अगर इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है, 5 लाख तक है 5%, 5 लाख से ज्यादा है 10 लाख तक है 10%, फिर नहीं सॉरी, 5 लाख से ज्यादा है 7.5 लाख तक है 10%, 7.5 लाख से ज्यादा है 10 लाख तक है 15%, फिर 10 लाख से ज्यादा है 12.5 लाख तक है 20%, 12.5 लाख से ज्यादा है 15 लाख तक है 25%, और अगर इनकम 15 लाख से भी ज्यादा है तो 30% आपके रेट एप्लीकेबल हो जाएंगे। मतलब 30% आपके रेट एप्लीकेबल होंगे। बस ये बात ध्यान देना, ये पूरे के पूरे नए टैक्स रेट हैं जो आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे। अच्छा अब सुना ध्यान से, अब एक क्वेश्चन आ गया, एक बच्चा सामने राजू बैठे, राजू ने बोला सर, मैंने कहा हाँ, कहता सर एक ना डाउट मेरे मन में ये आ रहा है कि जैसे मेरे दादाजी की एज है, मेरे दादाजी की एज ना 82 ईयर है, और मेरे पापा की एज जो है ना वो 62 है। तो मेरे दादाजी की एज 82 है, तो और मेरे पापा की एज 62 है, तो क्या मैं उन दोनों को ये बोल दूं कि आप नए रेट ले सकते हो, बस आपकी लिमिट जो है वो 2.5 लाख वाली 3 लाख हो जाएगी और 3 लाख वाली 5 लाख हो जाएगी? मैं कहा राजू बिल्कुल भूल के मत बोल देना। कहता बट सर क्यों? भाई जो आपने अभी हमें एग्जिस्टिंग रेट किए हैं वहां तो रेजिडेंट वाले केस में हम एज चेक करते थे ना राजू, वहां करते थे, यहां नहीं करेंगे। यहां तो सिंपल सी बात है, अगर कोई इंडिविजुअल है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में कवर है, हर केस में 2.5 लाख ही लिमिट रहेगी, 3 लाख और 5 लाख का स्लैब रेट नए उसमें नहीं है। अच्छा, मतलब सर अगर सीनियर सिटीजन हो या सुपर सीनियर सिटीजन हो तो क्या उसको भी सेम रेट फॉलो करने पड़ेंगे? आंसर इज यस। मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं सर, आप एग्जाम में गलती करोगे और वो गलती बर्दाश्त मुझे नहीं होगी अगर आप ध्यान से अभी नहीं पढ़ोगे। तो प्लीज बहुत ध्यान सुनना, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन बने सेक्शन 115 बीएससी का, आपके एग्जाम में जब भी क्वेश्चन बनेगा ना, ऑलवेज वो देगा कि टैक्स निकालो एज पर 115 बीएससी। तो अगर वो बोलेगा एज पर 115 बीएसी तो आपको नए रेट फॉलो करने हैं, चाहे वो सीनियर सिटीजन बोले, चाहे वो सुपर सीनियर सिटीजन बोले, चाहे वो यंगर एज कैटेगरी बोले, कोई भी बोले, हर केस में रेट सेम होंगे। देखो मैंने नीचे लिखा भी है ताकि आप गलती ना कर दो, 3 लाख और 5 लाख स्लैब रेट जो हैं उसमें अवेलेबल नहीं है, और एएमटी प्रोविजन भी एप्लीकेबल नहीं होते। इट मीन अगर आपने इस सेक्शन का ऑप्शन ले लिया तो आपको फिर एएमटी के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। एक बच्चा सिर पकड़ के बैठ गया, कह रहा भाई ये एएमटी क्या है? याद करो नालायको, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। याद आ रहा है? ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। अगर किसी इंडिविजुअल की एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से ऊपर होती थी, उसको साथ में एएमटी भी देना पड़ता था। याद आ रहा है? नॉर्मल टैक्स और एएमटी, विच एवरेज हायर, जो हायर है वो पे करेंगे, एएमटी मींस कम से कम इतना टैक्स तो देना ही पड़ेगा। याद आ रहा है? तो अगर आपने ये वाला ऑप्शन ले लिया तो आपको एएमटी पे नहीं करना, चाहे आपकी इनकम कितनी भी हो। तो पहली एडवांटेज क्या मिल गई कि अगर मैं ओल्ड स्कीम के अंदर जाता हूं मुझे एएमटी से कंपैरिजन करना पड़ता है, अगर मैं न्यू स्कीम के अंदर जाता हूं तो मुझे न्यू स्कीम ही फॉलो करनी है, एएमटी मुझे नहीं देना। उसके बाद देखो मैंने लिखा है
स्पेशल रेट ऑफ टैक्स विल अप्लाई। हाँ, जो स्पेशल रेट है वो तो लगेंगे ही लगेंगे, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 10 और 20%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 15%, मतलब जो स्पेशल रेट है लॉटरी की इनकम पर 30%, वो तो एप्लीकेबल होंगे। तो मतलब ये जो स्लैब रेट हैं ये हर इनकम पे लगते हैं, स्पेशल इनकम को छोड़ के। स्पेशल इनकम मींस अब आपसे बढ़िया कोई नहीं जानता, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया, कैजुअल इनकम हो गया, ये सब स्पेशल रेट के दायरे में आती हैं। इस पे आज भी स्पेशल रेट लगेंगे, कल भी लगते थे, ये नए स्लैब रेट उन सब इनकम को छोड़ के लगेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो मुझे यहां तक क्लियर करो, आगे फिर हम थोड़ी देर 2 मिनट के बाद बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर करो जी, फटाफट से बताओ। अब एक इंडिविजुअल है, हाँ जी, अब एक इंडिविजुअल है और एचएफ है, कितने गेट हैं? आंसर देते रहो जी। इंडिविजुअल एचएफ के सामने कितने गेट हैं? एक या दो गेट? दो गेट। एओपी, बीओआई और एजेपी के सामने कितने गेट हैं? एक गेट है। तो हम बात करेंगे इंडिविजुअल एचएफ की, जहां पे अमेंडमेंट आई है। गेट नंबर 1 है, गेट नंबर 2 है। हेलो, इधर देखो ध्यान से, गेट नंबर 1 है, गेट नंबर 2 है। मैं गेट नंबर 1 के पास जाऊं या गेट नंबर 2 के पास जाऊं, वो डिपेंड करता है मेरे लिए अच्छा गेट कौन सा है, वो मुझे देखना पड़ेगा। पहले बात करते हैं गेट नंबर 1 की। गेट नंबर 1 मतलब एग्जिस्टिंग टैक्स रेट, जो पुराने टैक्स रेट है। गेट नंबर 2 मतलब नए टैक्स रेट जो भी हमने देखे हैं। अगर मैं एग्जिस्टिंग की बात करूंगा ना, तो उसमें रेजिडेंट की 3 कैटेगरी होती हैं, लेस देन 60, 60 और मोर, लेस देन 80, 80 और मोर, और नॉन रेजिडेंट की अलग कैटेगरी होती है। जो सेकंड गेट है उसमें कोई कैटेगरी अलग से है ही नहीं, बस इंडिविजुअल। एक बच्चा कहता है सर इंडिविजुअल रेजिडेंट है, कोई दिक्कत नहीं। नॉन रेजिडेंट है, कोई दिक्कत नहीं। सर एज 60 साल है, कोई दिक्कत नहीं। 80 साल है, कोई दिक्कत नहीं। 40 साल है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नई स्कीम में हमें बाइफर्केशन नहीं करते। भैया तुम नई स्कीम लेना चाहते हो ना, तो तुम्हारे केस में यही रेट लगेंगे। और अगर तुम पुरानी स्कीम लेना चाहते हो, फिर तुम चेक करो तुम रेजिडेंट हो, नॉन रेजिडेंट हो, एज कितनी है, वो सारी बातें पुरानी स्कीम में है। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, कहना क्या चाहता हूं, इधर देखो ध्यान से। एक बार ना ऐसा करते हैं, नई स्कीम में टैक्स निकाल के देखते हैं, ताकि हम थोड़ा सा ये तो पता लगे कि हमें टैक्स निकालना आता है। इधर सुना ध्यान से, इधर देखना। क्लास में कोई ऐसा बच्चा है, एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे एक मिस्टर ए हैं, उसकी एज है 45 साल। ठीक है, उसकी टोटल इनकम है 15 लाख। ये मान लो जी ऑप्शन 1, और ये मान लो ऑप्शन 2। ये ऑप्शन 1 है, ये ऑप्शन 2 है, यहां पे ऑप्शन 1 कर देता हूं, ये ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 का मतलब जो ओल्ड टैक्स रेट है, ओल्ड नहीं बोलूंगा क्योंकि ओल्ड का मतलब तो होता है जो पुराने हैं, खत्म हो चुके हैं। ओल्ड नहीं बोलूंगा, इसको बोलूंगा एग्जिस्टिंग। और जो भी नए आए हैं, न्यू टैक्स रेट। पूरी क्लास से मेरा क्वेश्चन है, अगर इनकम 15 लाख रुपए है, पुरानी स्कीम फॉलो करके टैक्स निकालो, नई स्कीम फॉलो करके टैक्स निकालो, और मुझे बताओ दोनों में टैक्स कितना आ रहा है, जल्दी। अब ये मत कहना टैक्स निकालना नहीं आता, ये बेकार की बातें मत करना सर, ये कोई नया बैच नहीं स्टार्ट हुआ आज हमारा, ये अमेंडमेंट क्लास स्टार्ट हुई है। कई बच्चे तो ये सोचे बैठे होंगे, ओ सर ना वो दोबारा से बैच करवा देंगे। सर अगर दोबारा से बैच करवाने पड़ेंगे तो 80 लेक्चर इनकम टैक्स में लगते हैं, फिर वो 80 लेक्चर लगाने पड़ेंगे। ठीक है, जल्दी बताओ मुझे फटाफट से, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 में क्या रेट आएगा जी? सर आप भी तो करके देखो, आप भी हमारे साथ करो सर, हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। अच्छा, ऑप्शन वन तो था यार, ऑप्शन 1 याद नहीं, ऑप्शन 1 बहन, ऑप्शन 1 याद है? अरे नालायक, ऑप्शन 1 वही जो 2.5 लाख वाला। अच्छा अच्छा, हाँ, ऑप्शन 1 15 लाख है, तो 10 लाख से जितनी ऊपर इनकम होती है उसका 30%, तो 5 लाख का 30%, 1.5 लाख आ गया, और फिर आ गई 10 लाख, और 10 लाख पे टैक्स आता है 1,12,500। तो 1,12,500, ये 2,62,500 प्लस में 4% सेस, तो ये टैक्स आएगा 2,73,000। इतना टैक्स आ रहा है ऑप्शन 1 में। हाँ जी, मेरा तो निकल गया। ऑप्शन 1 में आपका इतना आ रहा है? ऑप्शन 1 में इतना आ रहा है या नहीं आ रहा सर? इतना ही आ रहा है ना, कई बच्चों का नहीं आ रहा, मतलब कई बच्चों को टैक्स निकालना ही नहीं आता। अभी कमाल की बात तो ये हो रही है जी, मतलब पेपर अभी अगले जून, मई में, जून में पेपर है और टैक्स निकालना नहीं आ रहा, और जबकि दिसंबर में एग्जाम कई बच्चे दे चुके हैं। सर ऑप्शन 1 में टैक्स तो सिंपल निकालते हो ना, कि 10 लाख से ऊपर वाली इनकम का 30%, तो 5 लाख का 30%, अब रह गए 10 लाख। और 10 लाख तक आप सब जानते हो 1,12,500 आता है, तो 1,12,500 प्लस में 1.5 लाख प्लस में 4% सेस, तो आपका आंसर इतना आएगा, एक बार आप चेक कर लेना। अच्छा, अब यहाँ पे ऑप्शन 2 पे देखना, ऑप्शन 2, अब इनकम 15 लाख है,
अब यहाँ पे 10 लाख से ऊपर नहीं, हाँ जी इधर ध्यान सुना, अब यहाँ पे 10 लाख से ऊपर नहीं, 12.5 लाख से ऊपर, क्योंकि जितनी इनकम 12.5 लाख से ऊपर होगी और 15 लाख तक होगी उसका 25%। ठीक है, 30% नहीं सर, 30% तब लगता है अगर इनकम 15 लाख से भी ज्यादा हो। मैं दोबारा बोल रहा हूं, 30% तब लगता है अगर इनकम 15 लाख से भी ज्यादा हो, एग्जैक्ट 15 लाख रुपए है तो सर यहां पे 25% लगेगा। तो 2,50,000 का तो 25% आ गया। अब रह गए 12.5 लाख, 10 लाख से कितने ज्यादा हैं, फिर 2,50,000, उसका आ गया 20%। ठीक है, फिर 10 लाख में 7.5 लाख से कितने ज्यादा हैं, उसका लगा दो 15%। फिर आपके 2.5 लाख, उसका लगा दो 10%। ठीक है, फिर आपके यहाँ पे 2.5 लाख रह गए, उसका लगा दो 5%, और जो बैलेंस 2.5 लाख हैं वो तो आपके हो गए एग्जाम्प्ट, उस पे आएगा 0। अब एक बार टैक्स देखना जी, 2,50,000 का 25%, 62,500 ये आ गया जी। और यहाँ 2,50,000 का 20%, ये आ गया 50,000। फिर 2,50,000 का 15%, ये आ गया 37,500। आंसर मुझे चैट बॉक्स में चाहिए, कई नानक बच्चे बस मेरी तरफ देख रहे हैं, फायदा कुछ नहीं होगा ऐसे। कैलकुलेशन आप करोगे तो बढ़िया आपके लिए होगा। 25,000, 2,50,000 का 5%, 12,500। अगर मैं इन सबका टोटल करूंगा तो ये आंसर आएगा 187,500। 187,500, इसमें 4% सेस लगा दूंगा, तो अगर 4% सेस लगा दूंगा तो आएगा 195। यहाँ पे कितना टैक्स आएगा जी, 195। अब मुझे फटाफट से बोल देना जी, मुझे फटाफट से बोल देना, ऑप्शन 2 में टैक्स कितना आ रहा है जी, ऑप्शन 2 में कितना आ रहा है 195, ऑप्शन 1 में कितना आ रहा है 273। तो इस पर्सन का कितना टैक्स बच रहा है ऑप्शन 2 फॉलो करने से, यार बोल दो कितना टैक्स बच रहा है। ये आप ये सोचो ना कि ये एग्जांपल हमारे फादर का है। सर अगर मेरे पापा हैं, मान लो मेरे पापा हैं, मेरे पापा की इनकम 15 लाख है, तो मेरे पापा ने बोला विवेक एक बात बता यार, मैं कौन सा सिस्टम फॉलो करूं जिसमें टैक्स मेरा कम आए। मैं कहा पापा ऑप्शन 1 अगर आप फॉलो करते हो टैक्स आ रहा है 273, ऑप्शन 2 अगर आप फॉलो करते हो तो टैक्स आपका निकल के आ रहा है 195। तो आपका पता कितना टैक्स बच रहा है, 273 में से 273 में से -195 किए, ओ माई गॉड 78,000 की टैक्स सेविंग हो रही है अगर पापा ऑप्शन 2 फॉलो करते हैं। मतलब मेरे फादर साहब की, सर बहुत ध्यान सुना, मेरे फादर साहब की 78,000 की टैक्स सेविंग हो रही है अगर ऑप्शन 2 फॉलो करते हैं। तो इस तरह से कंसल्ट करके आना है सर। ध्यान रखना जब भी आपके फादर, अब प्रॉब्लम पता है क्या है, अब सर यहां पे ना आप ये नहीं बोल सकते कि आप ओल्ड फॉलो कर लो न्यू फॉलो कर लो, दोनों से निकाल के देखना पड़ेगा, फिर जहां बेनिफिशियल होगा आप वही फॉलो करोगे। एक बच्चा कहता है, ये देखो बच्चा आप सामने बोल तो रहा है, कह रहा भाई तुझे विवेक सर की बात समझ में आ रही है, मुझे तो नहीं आ रही। कहता मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि भाई जब साफ साफ दिख रहा है कि ऑप्शन 2 में ही कम आएगा तो ऑप्शन 1 हम निकालें क्यों। भाई मैं तो ऑप्शन 2 ही बोलता, मैं विवेक सर की बात को फॉलो नहीं करता। दूसरा बच्चा कह रहा है यार बात तो तेरी सही है, कि साफ साफ लग रहा है क्योंकि वहां पे 30% टैक्स जा रहा है 10 लाख के बाद, यहां 25% लास्ट रेट है, तो भैया यही टैक्स कम आएगा। तो फिर सर बार बार ये क्यों कह रहे हैं कंपैरिजन करना पड़ेगा। मेरे लाल, मेरे बैंगनी, मेरे मैरून कलर के बच्चे, मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2 मिनट के बाद आपको दिखाऊंगा कि ऑप्शन 2 अगर लेना है तो बहुत सारे बेनिफिट छोड़ने भी पड़ते हैं। सर ऐसे कौन से बेनिफिट छोड़ने पड़ते हैं, मैं तो वो समझ नहीं आ रहा। वैसे कौन से बेनिफिट हैं जो हमें छोड़ने पड़ेंगे और ऑप्शन 2 में हमें नुकसान हो जाएगा, क्योंकि हमें तो नहीं लग रहा कि ऑप्शन 2 में नुकसान है। आपको दिखाऊंगा सर, ऑप्शन 2 में बहुत खतरनाक नुकसान है। फायदा सिर्फ ऑप्शन 2 में तब है अगर आपके फादर ने कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई। सर अगर आपके फादर ने कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई, फॉर एग्जाम्पल आपके फादर के LIC नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, सैलरी में कोई LTC का बेनिफिट नहीं है, हाउसिंग लोन पे इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे, मतलब बहुत सारी चीजें हैं सर। अब चलो यहां तो आपके पापा की इनकम 15 लाख थी तो आपको लग गया ऑप्शन 2 बढ़िया है, बट क्या पता अगर पापा की इन्वेस्टमेंट कई सारी होती, LIC के अंदर है, मान लो PPF के अंदर है, आपकी FD है पापा की 5 साल की, हेल्थ इंश्योरेंस है, एजुकेशन लोन पे पापा इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, कई चीजें हैं वो। और आपने पढ़ा होगा सेक्शन 80 की डिडक्शन, तो ऑप्शन 2 में साफ साफ लिखा है कि ऑप्शन 2 वालों को सेक्शन 80 का बेनिफिट मिलेगा ही नहीं। अब सोच समझ के बोलना, सोच समझ के बोलना।
अगर मान लो, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अगर मान लो जी मेरे फादर साहब की ग्रोस टोटल इनकम 15 लाख है और सेक्शन 80 में डिडक्शन 6 लाख है। बहुत ध्यान से जी, मतलब सेक्शन 80 जो डिडक्शंस आपने क्लास में की होंगी उसमें डिडक्शन टोटल मिला के आ रही है 6 लाख। अब वही अगर मैं ऑप्शन 1 की बात करता हूं ना, तो मेरे पापा की ऑप्शन 1 में इनकम पता कितनी बनेगी? 9 लाख बनेगी, क्योंकि ये सारी बातें मैंने क्लास में सिखाई थी। ग्रोस टोटल इनकम माइनस में डिडक्शन, दैट इज टोटल इनकम। बट ऑप्शन टू कहते हैं अंकल जी आपकी इनकम जो है ना वो 9 लाख नहीं बनेगी, 15 ही बनेगी, क्योंकि सेक्शन 80 का बेनिफिट हम छीन लेंगे अगर आपने नई स्कीम फॉलो करनी है। तो अब सोच के बताना, कहां ऑप्शन 1 में इनकम आ रही है 9 लाख, कहां 2 में आ रही है 15 लाख? अब टैक्स निकाल के देखो, पूरी पूरी उम्मीद है ऑप्शन 1 में कम आ जाएगा। तो क्या ये कंसल्टेंसी नहीं देनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी। उसके लिए आपको यह पता हो कि ऑप्शन 2 अगर लेते हैं तो कौन कौन से बेनिफिट मुझे छोड़ने पड़ेंगे। तो सर पहली बात तो टैक्स निकालना आता हो, और दूसरी बात आंखें बंद करके आंसर मत दे देना। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे सर, क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे अभी आपको दिखाऊंगा, और उम्मीद करता हूं सभी बच्चे सही करेंगे अगर वो उसको सही ढंग से पढ़ लेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले जी मुझे लास्ट टाइम कंक्लूड कर दो। लास्ट टाइम कंक्लूड करो, नया सेक्शन कौन सा है? यार प्लीज यार चैट बॉक्स में लिख दो, मेरा भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा दो यार, जल्दी बोलो फटाफट से। नया सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 115 बीएससी, सेक्शन 115 बीएससी, सेक्शन 115 बीएससी, सेक्शन 115 बीएससी, सेक्शन 115 बीएससी। इस सेक्शन के आने के बाद क्या पुरानी स्कीम खत्म हो गई है? पुरानी स्कीम आज भी है, पुरानी स्कीम आज भी है। ये सेक्शन किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? सभी के ऊपर, या ओनली इंडिविजुअल एचईएफ? ओनली इंडिविजुअल और एचईएफ। अच्छा, इंडिविजुअल एचईएफ कौन से? रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, या सारे? सभी। एओपी, बीवाई, एजीपी पर सेक्शन नहीं लगेगा। पूरी क्लास से मेरा क्वेश्चन है नए टैक्स रेट कौन कौन से बता दो जी फटाफट से। 2.5 लाख तक नील है, 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक, जल्दी बोलते रहो, 5%। 5 लाख से लेके 7.5 लाख तक 10%, 7.5 लाख से लेके 10 लाख तक 15%, फिर 10 लाख से लेके 12.5 लाख तक 20%, 12.5 लाख से लेके 15 लाख तक 25%, और अगर इनकम 15 लाख से ऊपर होगी तो 30%। ये सारी बातें नए स्लैब रेट के अंदर हैं। और कोई भी 3 लाख और 5 लाख का स्लैब रेट नहीं है। एएमटी एप्लीकेबल नहीं होगा अगर आप नई स्कीम फॉलो करते हो, बस ये बात ध्यान देना। बात समझ में आ रही है जी? अब हमें यह देखना है कि अगर मैं नई स्कीम लेता हूं तो कौन कौन से बेनिफिट मुझे छोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, इधर देखना ध्यान से, इधर देखो। अब ये तो हो गए नए। अच्छा, सरचार्ज रेट सेम है, सरचार्ज सेम है, मतलब जो आपने पहले पढ़े वही सेम सरचार्ज रेट एप्लीकेबल है कि 50 लाख तक नील है, 50 लाख से ज्यादा 1 करोड़ तक 10%, फिर वही 15%, 25%, 37%, और वही यहां पे लिखा हुआ है कि जो ये हायर सरचार्ज रेट हैं, डिविडेंड की इनकम, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और 115 एडी, इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे, बस ये बात ध्यान देना। ठीक है, आगे फिर वही एमआर वाला कॉन्सेप्ट है कि जहां सरचार्ज होगा वहां एमआर होगा, वही सेम बात यहां पर भी है। ठीक है, अच्छा फिर वही सेस यहाँ पे भी लगेगा और रिबेट यहाँ पे भी मिलेगी। मतलब ये मत सोचना रिबेट यहाँ पे नहीं है, रिबेट यहाँ पे भी है। इट मीन अगर इनकम 5 लाख तक है तो 12,500 की रिबेट आपको मिलेगी मिलेगी, अगर इनकम 5 लाख से ऊपर होगी तब रिबेट आपको नहीं मिलेगी। ये बात क्लियर हो गई जी? उसके बाद अब यहाँ पे ध्यान देना जी। अब मैं चाहता हूं अब पूरी क्लास यहाँ पे ध्यान दे, इसके बाद फिर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पहले अगर प्रोविजन ही क्लियर नहीं होंगे तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो छोड़ दो। और पूरी की पूरी इस प्रोविजन के बाद ना अगली क्लास जो मेरी डिवोटेड होगी प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे होगी। इतनी वैरायटीज के प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा दूंगा, इतनी वैरायटीज के कि एग्जामिनर अगर मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी डालेगा ना, मैं कह रहा हूं कोई बच्चा गलत करे, मेरी फैमिली का बच्चा गलत नहीं करेगा। बस ये बात ध्यान देना जी। ठीक है, अब एक बार यहां पे ध्यान से पढ़ना जी, नोट नंबर 2 पढ़ना जी। नोट नंबर 2 क्या? नोट नंबर 2 है द ऑप्शन टू पे टैक्स एट लोअर रेट्स, द ऑप्शन टू पे टैक्स एट लोअर रेट्स shall be available only if, shall be available only if the total income of assessee is computed without claiming specified exemption or deduction। क्या कहना चाह रही हैं? मेरे हिसाब से तो ये कहना चाह रहे हैं कि ऑप्शन 2 ना ऐसे ही ले लो, ऑप्शन 2 ऐसे ही ले लो, कोई बेनिफिट नहीं छीनेंगे हम। सर सोच के बताओ ना क्या लिखा है, क्या ऑप्शन 2 ऐसे ही मिल जाएगा?
मतलब जो लोअर टैक्स रेट हैं क्या ऐसे ही मिल जाएंगे या कुछ देना पड़ेगा सर, कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा तभी बेनिफिट मिलेगा? तो एक बार दोबारा से पढ़ो जी, एक बार दोबारा से यहाँ पे फटाफट से रीड करो, 2 मिनट लगाओ। हाँ जी, रीड किया आपने? एक बार दोबारा बोलना नहीं क्या लिखा हुआ है कि जो ये ऑप्शन नंबर 2 हम करने जा रहे हैं, क्या ये ऑप्शन नंबर 2 ऐसे ही मिल जाएगा या बहुत सारे बेनिफिट छोड़ने पड़ेंगे? बहुत सारे बेनिफिट छोड़ने पड़ेंगे। वो कौन से बेनिफिट छोड़ने पड़ेंगे वो कह रहे नीचे लिखे हुए हैं। तो एक बार लास्ट टाइम पढ़ूंगा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ सर, आपके दोस्त ऐसे होंगे जिनको पता है नई स्कीम आ गई, जिनको पता है बेनिफिट छोड़ने पड़ेंगे, उनको ये याद नहीं है कौन कौन से बेनिफिट छोड़ने पड़ेंगे। और सर अगर लिस्ट याद नहीं होगी ना तो एग्जाम में क्वेश्चन अगर बनेगा तो वो क्या सोल्व करके आएंगे, फिर पता क्या होगा, फिर वही 40-45 नंबर या 35 नंबर पे अटक जाओगे। और मुझे पता नहीं इस बार की इंट्यूशन क्यों ऐसी लग रही है कि एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के आएंगे। क्योंकि सर अगर मैं एग्जामिनर होता और मैं इसमें से क्वेश्चन ना पूछता तो मुझसे जैसा फिर पागल कोई नहीं होता। क्योंकि जब एक नई लेटेस्ट चीज है जो मार्केट में चल रही है तो मुझे लगता है कि उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन बनने भी चाहिए। बट वो समझ में ही तब आएंगे जब ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। रटने से काम नहीं चलेगा, जब समझने से काम चलेगा। तो मैं आपको इस तरह से अमेंडमेंट कराऊंगा जैसे आप मेरे रेगुलर बैच के बच्चे हो। ठीक है, हाँ वो बात अलग है, इतने एग्जाम्पल हम नहीं कर पाएंगे बट कोशिश पूरी करूंगा कुछ एग्जाम्पल तो करवा दूं ताकि आपको ये ना लगे कि हाँ सर ने एग्जाम्पल नहीं कराए। बट आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, उसके बेस पे ही क्वेश्चन सोल्व होंगे। देखो जी क्या लिखा है, द ऑप्शन टू पे टैक्स एट लोअर रेट शैल बी अवेलेबल ओनली इफ, वो कह रहे हैं ओनली इफ, मतलब लोअर रेट एप्लीकेबल ही तब होंगे, सिर्फ कब, इफ द टोटल इनकम ऑफ एसएससी इज कंप्यूटेड विदाउट क्लेमिंग स्पेसिफाइड एग्जामिशन और डिडक्शन, रेफर बिलो। नीचे आप देख लो, आगे देखो जी, फॉर द पर्पस ऑफ नोट नंबर 2, जो नोट नंबर 2 पर लिखा है, द टोटल इनकम ऑफ द इंडिविजुअल और एचईएफ, इंडिविजुअल और एचईएफ फैमिली शेल बी कंप्यूटेड, अब क्या कहना चाह रहे हैं, विदाउट एनी एग्जामिशन और डिडक्शन। बस ही रुक जाओ जी, मतलब वो ये बात कहना चाह रहे हैं जी, वो ये बात कहना चाह रहे हैं। अब एक बच्चा है, एक बच्चा है, एक बच्चा ऑप्शन 2 को ना बहुत ध्यान से देख रहा है। एक बच्चा है ऑप्शन 2 को बहुत ध्यान से देख रहा है, ये ऑप्शन 1 है, ये ऑप्शन 2 है। वो ऑप्शन 2 को इतनी ध्यान से देख रहा है, उसके मन में लालच आहा लपलप की बात है, हाँ लालच कम रेट है, मैं ये फॉलो करूंगा। गवर्नमेंट उसको बुला रही है, हेलो इधर आ। ये जो तू गेट नंबर 2 को देख रहा है ना, गेट नंबर 2 को देख रहा है, ये गेट नंबर 2 को बाद में देखियो। गेट नंबर 2 को देखने से पहले ना तो ये देख ले कि ये सारे बेनिफिट छोड़ने पड़ेंगे, फिर गेट नंबर 2 को देखियो, नहीं तो गेट नंबर 2 तेरे लिए नहीं है। सर मतलब कहना क्या चाह रहे हो? मतलब गेट नंबर 1 में तो ऐसा कुछ था ही नहीं, गेट नंबर 1 में आज भी ऐसा नहीं है। ये गेट नंबर 1 तो ऐसा गेट है कि जहां सारे बेनिफिट लेने के बाद जो इनकम आएगी ना फिर वो रेट लगेंगे। बट गेट नंबर 2 में रेट ऑफ टैक्स कम है ना, और अगर रेट ऑफ टैक्स कम है, आपको बेनिफिट दिया जा रहा है और इंडियन गवर्नमेंट बेनिफिट दे रही है, सर मतलब ही पैदा नहीं होता वो कुछ आपसे खींचे ना। गवर्नमेंट पता कह रही है, इधर आओ, इधर आ, इधर आ। मैंने कहा हाँ जी इधर आ, ये बेनिफिट लेना है गेट नंबर 2। मैं कहा लेना है सर, रेट कम हो गए, मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है, रेट कम हो गए, मैं तो पापा को बोलने जा रहा हूँ रेट कम हो गए पापा, नए रेट यूज कर लो। तो गवर्नमेंट कह रही सुन ले मेरी बात, ये जो नए रेट हैं ये मिलेंगे ही तब जब तो ये सारे बेनिफिट छोड़ेगा। अच्छा, तो मैंने गवर्नमेंट से पूछा, मैं कहा गवर्नमेंट 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 ने कहा हाँ। मैंने कहा गवर्नमेंट तो क्या ये सारे बेनिफिट मैं जब मतलब मेरे पापा या मेरे रिलेटिव अगर नहीं लेंगे तब मुझे नए रेट दोगे? गवर्नमेंट ने कहा यस। तो जब भी तो अपने फादर की, रिलेटिव की, किसी की भी टोटल इनकम निकालेगा ना, उसकी टोटल इनकम निकालते हुए ये बेनिफिट गलती से माइनस मत कर दियो। तो सर ऐसे तो मुझे फिर सारी लिस्ट याद करनी पड़ेगी। आंसर इज यस, याद करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर लिस्ट ही याद नहीं होगी आप टोटल इनकम किस तरह से निकाल के आओगे? सर ये तो बड़ा क्लेश मच गया। तो फिर ये लिस्ट कैसे याद करेंगे? मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको मैं याद करवा दूं, नहीं तो एक रूम पे चिपका लेना ये नोट्स, एक डायग्राम बना के रूम पे चिपका लेना सर, क्योंकि अगर लिस्ट याद नहीं होगी तो आप समझ के जाना कि एग्जाम में आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे सर क्वेश्चन सोल्व। ठीक है, कोशिश पूरी करूंगा आपको याद हो जाए, कोशिश पूरी करूंगा आपको यहीं पे याद हो जाए, बट फिर भी जब तक आप खुद रिवीजन नहीं करोगे तो याद नहीं होगी। आओ जी देखते हैं, चलो एक बार देख तो लें कौन कौन से बेनिफिट हैं। सबसे पहला गवर्नमेंट ने बोला जी, सेक्शन नंबर 10(5), तेरे को 10(5) का बेनिफिट नहीं मिलेगा, मतलब लीव ट्रैवल कंसेशन। याद आ रहा है कुछ सैलरी में एलटीसी का बेनिफिट मिलता है कि अगर इंडिया में कहीं पर भी घूमने के लिए जाओ, जो भी ट्रैवलिंग खर्चा होगा वो सारा एग्जम्प्ट होगा, एलटीसी का बेनिफिट मिलेगा। गवर्नमेंट ने कहा हेलो वो नहीं मिलेगा।
मतलब जब तू अपनी सैलरी की इनकम निकालेगा, जब तू सैलरी की इनकम निकालेगा, एलटीसी उसमें से माइनस नहीं करेगा। सेकंड, फिर गवर्नमेंट ने बोला 1030 ने एचआरए, एचआरए का बेनिफिट गया जी। याद करो सेक्शन 1030 ने, मेट्रो सिटी है 50%, अदर सिटी है 40%, एचआरए निकालते थे ना, वो कैलकुलेशन नहीं की जाएगी अगर तुम ऑप्शन 2 लेना चाहते हो। सर अगर मेरे फादर ऑप्शन 1 लेना चाहते हैं तो एलटीसी भी मिलेगा, एचआरए भी मिलेगा। और अगर ऑप्शन 2 लेना चाहते हैं, ना तो एलटीसी मिलेगा ना एचआरए मिलेगा। उसके बाद सेक्शन 1014, कमाल कर दिया सर लो लिखने वाले ने। याद आ रहा है सेक्शन 1014 में हमने अलाउंसेस किए थे टोटल 13, 6 अलग 7 अलग। याद करो डीटीसी में हम और यू, याद करो डेली अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, एकेडमिक अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस। फिर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो गया, हॉस्टल एक्सपेंडिचर हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्राइबल एरिया हो गया, अंडरग्राउंड हो गया, याद आ रहा है कुछ आपको, आउट स्टेशन हो गया। तो गवर्नमेंट कह रही है वो 1014 वाले अलाउंस तुम्हें नहीं मिलेंगे। मतलब तुम्हें क्या लगा, तुम्हें क्या लगा, इतने खुश क्यों हो रहे हो तुम? भाई तुम्हें क्या लगा तुम्हें रेट ऐसे ही मिल जाएंगे क्या? तुम्हें, तुमने हमें कोई पागल समझा हुआ है? ये जो रेट कम किए ना, ये लालच है कि हम तुम्हें अपने पास बुलाएं और जैसे ही तुम हमारे पास आओ हम थप्पड़ मार के तुम्हें वापस भेज दें। चलो, चलो पहले ये सारे बेनिफिट छोड़ो, ये सारे बेनिफिट छोड़ो, उसके बाद जब तुम्हारी इनकम निकल के आएगी ना तब ये नई रेट यूज करना। तो सर ऐसे तो फिर हमें हर बार देखना पड़ेगा कि कहाँ रेट कम आ रहा है। यस, आपको हर बार देखना पड़ेगा। और आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं, आगे गवर्नमेंट ये भी लिख देगी कि अगर तुम इस केस में कवर हो और एक बार तुमने ऑप्शन ले लिया, पूरी जिंदगी भर तुम्हें ऑप्शन लेना पड़ेगा। और अगर छोड़ दिया तो पूरी जिंदगी भर दोबारा कभी ऑप्शन नहीं मिलेगा। पर क्या गवर्नमेंट ऑप्शन लेके आई है ये तो, हमें तो लग रहा था पता नहीं क्या ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, इतना बढ़िया ऑप्शन है। सर मैंने कहा ना, पढ़ना और समझने में फर्क होता है। बट वो किसके लिए है आपको बताऊंगा, जो बिजनेस कैरी करते हैं मेनली उनके लिए है। जो बिजनेस कैरी नहीं करते वो हर साल देख सकते हैं कि मुझे किस ऑप्शन में जाना है। ठीक है, बट मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर आपके फादर साहब या रिलेटिव या कोई भी अगर ये बेनिफिट ले रहे हैं तो बेटर ये है वो ऑप्शन 1 में ही जाएं, क्योंकि ऑप्शन 2 वालों को ये बेनिफिट नहीं मिलेंगे। एक तो क्या नहीं मिलेगा, फटाफट से बोल दो, एलटीसी, एचआरए, 1014। बट 1014 में कुछ लिखा है, 1014 अदर देन दोज एज मे बी प्रिस्क्राइब फॉर दिस पर्पस। मतलब 1014 के अलाउंस नहीं मिलेंगे, इनको छोड़ के, मतलब ये वाले अलाउंस होंगे ना वो मिल जाएंगे। सर कौन से? एक तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस हैंडीकैप के लिए, याद आ रहा है कुछ, 3200 पर मंथ, उनको मिल जाएगा। गवर्नमेंट कह रही हैंडीकैप है उसमें कोई दिक्कत नहीं, उनको दे दो। कन्वेंस अलाउंस मिल जाएगा, ट्रैवलिंग अलाउंस मिल जाएगा, डेली अलाउंस मिल जाएगा, ये 4 अलाउंस मिल जाएंगे। इसको छोड़ के 1040 में जो भी अलाउंस है, कौन कौन से? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस नहीं मिलेगा, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस नहीं मिलेगा, ट्राइबल एरिया अलाउंस नहीं मिलेगा, अंडरग्राउंड नहीं मिलेगा, यूनिफॉर्म अलाउंस नहीं मिलेगा। साहब नहीं मिलेगा जी। हाँ अगर ये 4 अलाउंस हैं तो अगर सेकंड ऑप्शन भी लोगे तो भी मिल जाएगा। इन चारों को छोड़ के कोई अलाउंस होंगे वो आपको नहीं मिलेंगे, ये बात ध्यान देना। अगर लेने हैं तो ऑप्शन 1 के पास जाओ, ऑप्शन 2 वालों को नहीं मिलेगा। उसके बाद क्या नहीं मिलेगा जी? सेक्शन 1017। ये 1017 क्या है? अलाउंस टू एमपी और एमएलए। एमपी और एमएलए को कुछ अलाउंस होते हैं, वो नहीं मिलेंगे उनको, मतलब जब वो अपनी इनकम निकालेंगे तो वो ये अलाउंस माइनस नहीं कर सकते। उसके बाद सेक्शन 1032, ये किसका है? याद करो क्लबिंग ऑफ इनकम के चैप्टर में माइनर चाइल्ड की जब इनकम निकालते हो तो 1500 रुपए पर चाइल्ड एग्जाम्प्ट होता है। कई बच्चे से बाल नोच रहे हैं, कह रहे मैं मेरे नालायक मत पकड़ो, पता लगे हाथ में आ जाए, आजकल वैसे ही बाल बहुत कमजोर हैं। कहीं ऐसा ना हो ना कि ऐसे खींचो कहो ये क्या हो गया, हाय भगवान इससे बड़े तो अमेंडमेंट ही कर लेता मैं, मेरे हाथ में तो ये क्या हो गया। ऐसे मत करो, आसान है यार। आपको दिखाऊंगा जब मैं लास्ट, अभी तो आज हमारी क्लास में आज हम ये डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन भर भर के करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस पूरी करेंगे, ताकि आपको इतनी जबरदस्त ब्लड टेस्ट भी करवा दूंगा ना तो भी अमेंडमेंट नंबर 1 बढ़िया होगी। टेंशन घबराने की बात नहीं है सर, पहले अभी समझते रहो चल क्या रहा है। ये चल क्या रहा है कि ये सारे बेनिफिट छोड़ने पड़ेंगे अगर ऑप्शन नंबर 2 लेते हो। कौन कौन से? पहला एलटीसी, एचआरए, 1014 छोड़ना पड़ेगा बट 4 अलाउंस मिल जाएंगे। अगला फिर 1017, फिर 1032 में क्या था? क्लबिंग ऑफ इनकम वाला, याद करो माइनर चाइल्ड की इनकम जिस पेरेंट्स में क्लब होती है उसको 1500 रुपए पर चाइल्ड की एग्जाम्पशन मिलती है, तो वो भी छोड़नी पड़ेगी। उसके बाद 10AA बेनिफिट होता है, SCZ यूनिट्स होती हैं, जो SCZ यूनिट्स होती हैं उनको रिडक्शन मिलती हैं, वो छोड़नी पड़ेगी। उसके बाद सेक्शन 16, भाई साहब कमाल कर दिया जी।
सेक्शन 16 किसका है? सैलरी में, याद करो, इंटरनल डिडक्शन। सर वो तो मिलेगी ना। सर वो सैलरी वालों को तो जो मिलती है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की, वो तो मिलेगी ना? नहीं मिलेगी सर, सेक्शन 16 लिखा है। मतलब सेक्शन 16 में जितने भी सब सेक्शन होंगे सब बाहर हो जाओ, सब बाहर। 16(1)(a) स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगी। 16(2) एंटरटेनमेंट अलाउंस नहीं मिलेगा। 16(3) प्रोफेशनल टैक्स नहीं मिलेगा। भाई साहब, अच्छा एक बच्चे के पापा साथ बैठे हैं, कह रहे बेटे मैं तो सैलरी क्लास का एम्प्लॉय हूं, सारे बेनिफिट खींच डाले, सब बेनिफिट ले लिए गवर्नमेंट ने। मैं कहा अंकल यही तो है पंगा, आपको लग रहा था आपका टैक्स कम आएगा। अंकल अगर आप ये बेनिफिट ले रहे हो ना, अगर बेनिफिट ले रहे हो और अगर ऑप्शन 2 लेना चाहते हो तो ये बेनिफिट नहीं मिलेंगे। अगर ऑप्शन 1 लेना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आज तक काम किया वैसे ही करो। कहते बेटे मुझे कैसे पता लगेगा, क्या पता ये बेनिफिट अगर मैं ना लूं और फिर भी ऑप्शन 2 में टैक्स कम आए। मैं कहा अंकल वो तो निकालना पड़ेगा। मैं कहा अंकल वो निकालना पड़ेगा, और मैं तो चाहता हूँ ये क्यूट क्यूट से जो बच्चे बैठे हैं फटाफट से ये सीएस बन जाएं जी, प्रोफेशनल बन जाएं, ताकि क्लाइंट आज के टाइम पे, सर इतना क्लाइंट है ना, आप मानोगे नहीं, बहुत क्लाइंट आ रहा है इस चीज के लिए कि कंसल्ट कर दो कि ऑप्शन कौन सा लें। क्योंकि सर अब ये हर आदमी कंसल्ट नहीं कर सकता। पहले क्या था, एक रेट था उसके निकालते रहो, अब 2 ऑप्शन है। एक एक सोच के बोलना, प्रैक्टिकल कितनी प्रॉब्लम होती होगी। उसका मन कर रहा होगा ऑप्शन 2 के पास जाऊं, एक का मन कर रहा होगा ऑप्शन 1 के पास जाऊं, दोनों मुझे बुला रहे हैं आ जाओ आ जाओ मेरे पास आ जाओ। ऑप्शन 1 कह रहा है मेरे पास आ जाओ प्लीज, ऑप्शन 2 कह रहा है प्लीज मेरे पास आ जाओ, मैं तो नया आया हूं, अब ये समझ नहीं पा रहा मैं कहां जाऊं। ऑप्शन 2 कह रहा है भैया मेरे रेट कम है, मेरे रेट कम है, ऑप्शन 2 के पास मत जाना, इसके रेट ज्यादा है, मेरे पास आ जाओ। ऑप्शन 2 के पास फंसने के लिए आया, जैसे ही गया गवर्नमेंट ने गर्दन पकड़ ली, कह रहे आजा बेटा आजा, कह रहे सारे बेनिफिट छोड़ दे, ये सारे बेनिफिट छोड़ दे तब ऑप्शन 2 लेगा। मैंने कहा ये तो मुझे पहले पता ही नहीं था। गवर्नमेंट ने कहा पता तो इसलिए नहीं था ना, तूने ध्यान से पढ़ा नहीं था, तूने बस रेट देखे कि रेट कम है टैक्स कम आएगा, ये देखा नहीं कि सारे बेनिफिट छोड़ने पड़ेंगे। तो चल फटाफट से अपनी इनकम निकाल, इन सब बेनिफिट को हटा के तब ऑप्शन 2 मिलेगा, नहीं तो चुप करके ऑप्शन 1 के पास चला जा। तो कौन कौन से बेनिफिट छोड़ने पड़ गए जी? 10(5), 10(13)(a), 10(14), 10(17), 10(32), 10(AA), सेक्शन 16। 16 में क्या आ गया? स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस आ गया, और क्या आ गया जी? प्रोफेशनल टैक्स वाले आ गए। उसके बाद पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। उसके बाद सेक्शन 24B। सर सेक्शन 24B किसका था? 24B था इंटरेस्ट ऑन लोन का। याद करो, सेल्फ ऑक्यूपाइड घर में, सेल्फ ऑक्यूपाइड घर में जो 30,000 और 2 लाख का बेनिफिट मिलता है अब वो नहीं मिलेगा जी। सर 30,000 और 2 लाख का सेल्फ ऑक्यूपाइड अगर घर में बेनिफिट मिलता है, गवर्नमेंट कहती है वो अब आपको नहीं मिलेगा, बट 24A मिल जाएगा। 24A पता किसका? स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो 30% ऑफ एनएवी वो मिल जाएगा। मतलब 24B नहीं मिलेगा, 24A मिल जाएगा। अब खुद बताओ, जो रटने वाला बच्चा होगा वो तो ये समझ लेगा ना सेक्शन 24 नहीं मिलेगा। और जब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, वो बच्चा क्या कर रहा है, ऑप्शन 2 में जब हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकाल रहा है वो 24A भी माइनस नहीं कर रहा, कह रहा भाई ध्यान दियो सेक्शन 24 नहीं मिलता। और अब पिछले वाला बच्चा कह रहा है उसको कि भाई 24B नहीं मिलता, कह रहा है यार ए और बी को छोड़ना, तूने याद नहीं, देखो 24 कुछ बोला था। सर मैंने 24 नहीं बोला, मैंने 24B बोला है। मतलब अगर ऑप्शन 2 में हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालोगे तो 24A माइनस होगा, 24B नहीं होगा। मतलब एनएवी के बाद 30% की डिडक्शन मिलेगी, इंटरेस्ट वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान देना। और क्या नहीं मिलेगा जी? 30(1)(a) एडिशनल डेप्रिसिएशन भूल जाओ जी। सर नॉर्मल मिल जाएगा, यस नॉर्मल मिल जाएगा। नॉर्मल डेप्रिसिएशन सबको मिलेगा, ऑप्शन 1 वालों को भी, ऑप्शन 2 वालों को भी, बट ऑप्शन 2 वालों को एडिशनल नहीं मिलेगा। उसके बाद 32AD इन्वेस्टमेंट अलाउंस, याद करो पीजीपी के अंदर इन्वेस्टमेंट अलाउंस वो नहीं मिलेगा। 33AB टी रबर कॉफी वाले केस में, याद करो नाबार्ड एक अकाउंट होता है उसमें पैसा डिपॉजिट करवाना पड़ता है, तो ये 33 के बेनिफिट नहीं मिलेंगे। उसके बाद जी कमाल कर दिया, 35(1)(2), 1(2)(a), 1(3) साइंटिफिक रिसर्च वाले 35(1)(1) और 1(4) मिल जाएगा। 35(1)(1), 1(4) मिल जाएगा, बट 1(2) याद आ रहा है कुछ? जो साइंटिफिक रिसर्च अप्रूव होते हैं उनको डोनेशन देते हो 100% का बेनिफिट मिलता है। पहले वाली लिमिट 150% थी, अब लिमिट चेंज हो चुकी है, मैं अमेंडमेंट पीजीपी के अंदर करवा दूंगा, उसकी आप टेंशन मत लो। 32(1)(2) याद आ रहा है? सोशल साइंस वाला, सॉरी
3212 तो उसका था जो इंडियन कंपनीज होती हैं, और 3213 था सोशल साइंस वाला, तो वो सारे बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे जी। उसके बाद 352AA आईआईटी वाला, आईआईटी वाला वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके बाद 35AD, याद करो 14 बिजनेस, सर 14 बिजनेस याद करो, कोल्ड चेन फैसिलिटी हो गया, ठीक है, वेयर हाउसिंग फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो गया, होटल्स हो गया मिनिमम 2 स्टार हो गया, पाइपलाइंस वाले बिजनेस हो गया, वो सारे बिजनेस अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी अगर आप ऑप्शन 2 लेते हो। उसके बाद 35CCC एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। 57(1)A फैमिली पेंशन, याद आ रहा है फैमिली पेंशन का होता था, जितनी फैमिली पेंशन मिली उसका 1/3 और 15,000 विच एवर इज लेस, ये डिडक्शन मिलती थी, वो नहीं मिलेगी जी अगर आप ऑप्शन 2 लेते हो। सर अंडर एनी प्रोविजन ऑफ चैप्टर 6A सेक्शन 80C to 80U ये बेनिफिट नहीं मिलेगा अदर देन 80CCD2। 80CCD2 किसका था, याद करो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, अगर एनपीएस में कंट्रीब्यूट करता है वो, और 80JJAA, बस ये डिडक्शन मिल जाएंगी, इसके अलावा कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी, बस ये पर ध्यान देना। तो सिंपल सी भाषा में मैं सिर्फ इतनी बात बोलना चाहता हूं, ये सारे बेनिफिट छोड़ोगे तब ऑप्शन 2 की तरफ देखना, नहीं तो ऑप्शन 2 की तरफ मत देखना। ये सारे बेनिफिट छोड़ोगे जी तब ऑप्शन 2 मिलेगा, नहीं तो ऑप्शन 2 नहीं मिलेगा। एक बार दोबारा बताओ कौन कौन से, कोशिश करो बोलने की, याद करने की कोशिश करते हैं। एक तो एलटीसी हो गया, उसके बाद एचआरए हो गया, 1014 वाले अलाउंस हो गया, 4 अलाउंस को छोड़ के। उसके बाद फिर आपका हो गया सेक्शन 16 की डिडक्शन हो गया, फिर 1017 एमपीएमएलए वाले हो गया, 1032 में क्या था वो क्लबिंग ऑफ इनकम है माइनर चाइल्ड वाले हो गए। फिर उसके बाद आपका हो गया सेक्शन 16 डिडक्शन हो गया, सेक्शन 24B इंटरेस्ट वाला पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 32 स्टार्ट हुआ, एडिशनल डेप्रिसिएशन हो गया जी। सेक्शन नंबर 3512, 3512A, 3513 साइंटिफिक रिसर्च वाले। सेक्शन नंबर 33 वो टी रबर कॉफी वाले। 35AD 14 बिजनेस वाले। उसके बाद फिर आपका हो गया 35(2AA आईआईटी वाला हो गया, 35CCC एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वाला हो गया, 57 फैमिली प्लानिंग वाली डिडक्शंस हो गई, और 80C से लेकर 80U आपको नहीं मिलेंगे, 80CCD2 और 80JJAA। और एक डिडक्शन और है जो हमारी आगे जाके आएगी, वो को छोड़ के कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। अब बच्चा कहता है सर तो ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है, मतलब ये तो फिर हमें लिस्ट याद करनी पड़ेगी। हो जाएगी, जब मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा ना बार बार तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। आज हमें क्या, मुझे क्या समझाना था, आज प्रोविजन, आज हम प्रोविजन करेंगे, एक दो क्वेश्चंस भी करेंगे और एक दो क्वेश्चन मैं घर से होमवर्क भी दूंगा आपको, मतलब एक दो होमवर्क दूंगा, एक दो यहाँ करेंगे, और अगली क्लास में मेरी पूरी अगली क्लास भी इसी के ऊपर डिवोटेड है, तो थोड़ा टेंशन लेना ही मत। मैंने कहा ना अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दे दी है तो भूल जाओ टैक्स की टेंशन। तो एक लेक्चर एक्स्ट्रा लगा दूंगा अमेंडमेंट क्लास के ऊपर, बट किसी बच्चे के मुंह से ये नहीं सुनने में आना चाहिए सर अमेंडमेंट में मजा नहीं आया। मैंने कहा ना एक लेक्चर एक्स्ट्रा लग जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, टाइम मेरा लगेगा ना, आप भी तो टाइम मुझे दे रहे हो ना, आपका टाइम भी तो इंपॉर्टेंट है, मेरा टाइम अगर इंपॉर्टेंट है आपका भी इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा दोनों मिलके चलेंगे तब जीतेंगे। बट आज मत घबराना कि सर ये पॉइंट समझ में नहीं आया, नेक्स्ट क्लास के एंड तक जब क्वेश्चन कंप्लीट होंगे ना फिर आप खुद ही मैसेज करोगे अब क्लियर हो गया सर। तो बिल्कुल घबराना मत, बिल्कुल घबराना मत। आप ये मुझे जरूर, अच्छा ये जरूर बता के जाना कि जितना आज हमने किया वो समझ में आया नहीं आया, ये चैट बॉक्स में जरूर लिख के जाना जब वीडियो खत्म हो जाएगी कि वो समझ में आया नहीं आया, ठीक है नहीं। और अगर कोई दिक्कत आई है तो बताना, नेक्स्ट क्लास में उसको और इंप्रूव करेंगे हम, क्योंकि सर अमेंडमेंट कॉम्प्लिकेटेड है, ये अमेंडमेंट रटने वाली नहीं है, समझने वाली है। चलो जी, अच्छा अब प्लीज ध्यान सुनना जी। अब अगर ये ऑप्शन 2 ले चुके हो, अगर ये ऑप्शन 2 ले चुके हो तो ये बेनिफिट तो छोड़ने ही पड़ेंगे, ये बेनिफिट तो छोड़ने ही पड़ेंगे। और नुकसान क्या होगा, और नुकसान ये होगा कि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, याद करो अभी तक हाउस प्रॉपर्टी का लॉस किसी भी हेड की किसी भी इनकम से खत्म कर सकते थे, दूसरे हेड की इनकम से खत्म करते थे 2 लाख तक, अगर आपको ध्यान आता हो। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेट ऑफ कैसे करते थे, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से कितना भी, दूसरे हेड की इनकम से 2 लाख तक खत्म करते थे। गवर्नमेंट कहती है, हमारी बात भी अब सुन लो, अगर तुम ऑप्शन 2 लेना जा रहे हो तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हाउस प्रॉपर्टी की ही इनकम से खत्म होगा, दूसरे हेड की इनकम भूल जाओ। सर वो 2 लाख तक, वो 2 लाख तक वो अगर लेना है तो ओल्ड स्कीम में जाओ, मतलब ओल्ड स्कीम में जाओगे तो 2 लाख की लिमिट आज भी है, अगर नई स्कीम में आना चाहते हो
तो सेम हेड की इनकम से खत्म होगा, दूसरे हेड की इनकम से खत्म नहीं होगा। देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, हाउस प्रॉपर्टी लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली विद हाउस प्रॉपर्टी इनकम। हाँ, पीजीपी का लॉस है उसको खत्म कर सकते हो एक्सेप्ट सैलरी, मतलब जो ओल्ड स्कीम में है वो न्यू स्कीम में है, बट हाउस प्रॉपर्टी वाले केस में चेंज आ गया। अगर ऑप्शन 1 लेते हो तो वहां दूसरे हेड की इनकम से 2 लाख तक कर सकते हो, ऑप्शन 2 लेते हो सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से करोगे। ये चेंज आ गया जी। इसके ना मैं भी की नोट्स आपको लिखवा दूंगा, टेंशन मत लो। उसके बाद जी, अब यहां पे देखना जी, उसके बाद अब यहां पे देखना, अब गवर्नमेंट कहती है जी, अब गवर्नमेंट कहती है, अब प्लीज ध्यान सुनना, इधर देखो ध्यान से, मैं थोड़ा सा इमेजिन विजुलाइज करवाना चाहता हूँ। ये स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी कर दूं, ये लो जी, अब प्लीज ध्यान सुनना, अब प्लीज ध्यान सुनना जी, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है नहीं, मैं इंडिविजुअल हूँ जी, हेलो, बस 10-15 मिनट की और बात है यार, बच्चा सेशन छोड़ के जा रहा है, अच्छा नहीं लगता मुझे, मैंने पहले भी कहा था या तो बीच में चले जाओ या ऐसे मत जाओ यार, प्लीज ऐसे मत जाओ, कसम है, देखो मेरी कसम खा लो, प्लीज रुक जाओ। अच्छा बच्चा गुस्से में डिसलाइक करके भाग रहा है, ना लायक, पाप लगेगा देख लेना फिर आपको, मतलब मेहनत पे पानी फेर के जाते हो आप। इधर देखो ध्यान से, मैं कह रहा हूँ 2 मिनट रुक जाओ, बच्चा कह रहा है गुस्से में आ जाऊंगा मैं, आप इधर सुना ध्यान से, चलो जो बच्चे बैठे हैं कम से कम वो तो इधर देखें। मैं एक इंडिविजुअल हूं, मैं एक इंडिविजुअल हूं, अब मेरे सामने क्या है, अब पूरी रिवीजन करते हैं जो भी तक हमने किया है। भाई सर अभी तक ना आज के अमेंडमेंट क्लास में ये समझ में आया कि इंडिविजुअल और एचएफ के सामने 2 गेट होंगे, एओपी बीवाई और एजेपी के सामने अब एक ही गेट होगा, तो हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल एचएफ की। मेरे सामने ये ऑप्शन 1 है, ये मेरे सामने ऑप्शन 2 है, ठीक है। ऑप्शन 1 वाले कह रहे हैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ऑप्शन 2 वाले कह रहे हैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैंने कहा कहां जाओ, ऑप्शन 1, अभी ऑप्शन 1 बोलेगा, कह रहा मेरे पास आना है ना, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मेरे पास आना है कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा ये कहना चाह रहा है मेरे पास आना है कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसका मतलब क्या है यार, बोल दो यार। अब तो आप बोल सकते हो कि ऑप्शन 1 कह रहा है मेरे पास आ जाओ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसका मतलब कि सारी डिडक्शंस मिलेंगी, सारे बेनिफिट मिलेंगे, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, जैसे तुम आज तक काम करते थे वैसे ही इनकम निकालो, बस टैक्स रेट मेरे वही रहेंगे, टैक्स रेट कम की बात मत करना। ये तो हो गया ऑप्शन 1, सिंपल सादा इंसान है, टेंशन लेता नहीं है, कहता सब कुछ मिल जाएगा बस रेट मेरे वही रहेंगे। अब ऑप्शन 2 कह रहा है, कह रहा भैया इसके पास मत जाना, ये पुराना हो गया मैं नया आया हूं, कह रहा ये पुराना हो गया मैं नया आया हूं। तो मैंने कहा भाई तेरे पास अगर आऊंगा, तेरे रेट ऑफ टैक्स तो कम है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तू पीछे कुछ छुपा के बैठा अपने, कि मैं तेरे पास दौड़ा दौड़ा हूं कि रेट ऑफ टैक्स कम है कम है कम है, और तू कहे तो मेरे को धक्का मार के बाहर निकाल दे, पहले निकलो यहां से, पहले ये बताओ कंडीशन सेटिस्फाइड है या नहीं है। अब जब मैंने ऑप्शन 2 से क्वेश्चन पूछा, ऑप्शन 2 टेंशन में आ गया, कह रहा बताऊं ना बताऊं, आने दूं फिर बताऊं, करूं तो करूं क्या। एक बच्चा कह रहा है सर ऐसे मत करो, अच्छे कर्म नहीं होते, आप बता ही दो। मैं कहा चलो ठीक है तुम्हारी बात मान लेता हूँ, सच सच ही बोल देता हूँ। मैंने बोला देखो भैया, वैसे ये तो हो गए पुराने, मैं हूं नया, मेरे में टैक्स रेट कम है, मेरे में टैक्स रेट कम है, बट ये जो कम टैक्स रेट जो आपको दिख रहे हैं ना, ये ऐसे नहीं मिलेंगे आपको। अब ये इंडिविजुअल कह रहा है वही तो मैं कहूं, इंडियन गवर्नमेंट ऐसे बेनिफिट दे दे वो तो मुझे भी नहीं पता, बताओ अब तुम्हारे पास आने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब ऑप्शन 2, हेलो इधर देखो ध्यान से, एक बच्चा ऐसे कर रहा है, इतनी देर ऐसे कर रहा है, और मुझे पता क्या लग रहा है, उसको सारा कुछ समझ में आ रहा है, मुझे नहीं पता नालायक सो रहा है। सोने के लिए आए हो क्या क्लास में, सर अभी तो शाम हुई है, अभी क्या दिक्कत है, अभी कोई 11-12 थोड़ा बज गए हैं, उठाओ इसको, उठाओ नालायक को, उठाओ इसको। इतनी बोरिंग क्लास तो नहीं चल रही मेरी, ऐसा तो मैं कोई लोरी नहीं सुना रहा, ये तो कोई लोरी वाली बात भी नहीं, मेरी आवाज भी इतनी तीखी है कि कान में चुभती होगी आपको, नालायक बच्चा। इधर देखो ध्यान से, बेकार की बातें मत करो। हाँ ऑप्शन 2 की बात सुनो, ऑप्शन 2 क्या कह रहा है, ऑप्शन 2 कह रहा है भैया कि जो ये कम रेट है ना ये आपको मिल जाएंगे, बट उसके लिए आपको अगर मेरे पास आना है तो ये लिस्ट है, ये लिस्ट एक बार पढ़ लेना। जब मैंने वो लिस्ट पढ़ी तो इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट थी। मैंने कहा इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है, इसका मतलब क्या है, कि मतलब ये वाले बेनिफिट मैं ले सकता हूं, मतलब इतने सारे बेनिफिट तो मैं ले सकता हूं ना। ऑप्शन 2 कह रहा है हेलो, ये सारे बेनिफिट छोड़ दो, ये सारे बेनिफिट छोड़ दो, तब मेरे पास आओ, अगर ये सारे बेनिफिट लेने हैं तो जाओ फिर पुराने वाले पास ही जाओ, फिर मेरे पास मत आना। मेरे पास समझ पा रहे हो कहना क्या चाह रहा है ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 कह रहा है ये सारे बेनिफिट अगर तुम लेते हो
फिर तुम इनकम निकालते हो, फिर ऑप्शन वन के पास जाओ। अगर तुम इन बेनिफिट का इफेक्ट लिए बिना, हाँ जी, अगर तुम इन बेनिफिट का इफेक्ट लिए बिना फिर इनकम निकालोगे, उस इनकम पे रेट कम लगेंगे, क्या पता तुम्हारा कम रेट टैक्स से आ जाए, मतलब कम टैक्स आ जाए, क्या पता ऑप्शन टू तुम्हारे लिए बढ़िया हो। मैं कहा फिर तो मुझे देखना पड़ेगा ना। उसने कहा यस। उसने कहा भाई वो तुम्हें देखना पड़ेगा, तुम एक बार ऐसा कर लो, ये सारे बेनिफिट लेके इनकम निकाल लो, ऑप्शन वन यूज कर लो, फिर ये सारे बेनिफिट छोड़ के फिर इनकम निकाल लो, ऑप्शन टू चूज कर लो, जहां टैक्स कमाए हमारे पास आ जाओ, कोई ओब्लिगेशन नहीं है, तुम्हारे पास ऑप्शन है। ठीक है जी। अच्छा, ऑप्शन वन कहता भाई एक बात और सुनना, ये बेनिफिट तो छोड़ने पड़ेंगे, दूसरी बात, ये मुझे दिख रहा है तुम्हारा हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, ये हाउस प्रॉपर्टी का लॉस जो है, ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से ही खत्म होगा। मैं कहा भाई तुम्हें लोन नहीं आता क्या? हमें विवेक सर ने क्लास में करवाया था कि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस दूसरे हेड की भी इनकम से खत्म हो जाता है और 2 लाख तक होता है। उसने कहा भाई विवेक सर ने करवाया होगा, अब नई स्कीम आ चुकी है, अगर तुम नई स्कीम लेना चाहते हो उसमें वो लो एप्लीकेबल नहीं है, अगर वही लो एप्लीकेबल करना है जाओ ऑप्शन वन के पास जाओ। तो मेरी बात समझ पा रहे हो? मेरी बात समझ पा रहे हो कि इस इंडिविजुअल के लिए क्या पंगा है? इस इंडिविजुअल के लिए है, हमें ऑप्शन वन के पास जाऊं या ऑप्शन टू के पास जाऊं, या ऑप्शन वन के पास जाऊं या ऑप्शन टू के पास जाऊं। ऑप्शन वन के पास जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, टू के पास जाने के लिए ये सारे बेनिफिट छोड़ने पड़ेंगे। अब ये कहता भैया, भैया सारे बेनिफिट छोड़ दूंगा, बस मुझे वो डिडक्शन तो दे दोगे ना सेक्शन 80 की, LIC वाली, हेल्थ वाली। ऑप्शन टू कह रहे भाई कुछ नहीं मिलेगा यार, कुछ नहीं मिलेगा तुझे, तेरे को कह तो दिया बेनिफिट नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब तू लिस्ट याद कर ले, वो लिस्ट में अगर तू क्लेम करता है उसको छोड़ दे, बाकी तू क्लेम कर ले, बट ये लिस्ट वाले नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो सर ये बस ऑप्शन टू है आपका, ये ऑप्शन टू है। उम्मीद करूंगा कुछ पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, इधर देखो ध्यान से अब। तो ये सारे बेनिफिट हैं जी, ये नोट्स आपको मैंने कहा ना टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। ठीक है, उधर देखो ध्यान से। अच्छा अब यहाँ पे आ जाओ, अब यहाँ पे आओ, अब यहाँ पे ध्यान से पढ़ना जी, अब ये लास्ट पॉइंट है आज की क्लास का, फिर मैं एक दो क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद हम क्लास पैकअप कर देंगे। और अमेंडमेंट क्लास जो कि ध्यान रखना 1 से 1.5 घंटे तक हमारी चलेगी। ठीक है, क्योंकि सर मैंने कहा ना 15-15 मिनट में खत्म भी करवा दूंगा, वो पता क्या होगा, आपको लगेगा कि अमेंडमेंट हो गई, बट होगा कुछ भी नहीं उसके अंदर, फिर होगा कुछ भी नहीं, फिर आप मुझे ही ब्लेम दोगे यार विवेक सर ने ना इस बार अमेंडमेंट दिल से नहीं कराई। और आपको मेरा पता है सर, जब तक मेरे दिल से सेटिस्फेक्शन नहीं होगी मैं जान नहीं छोड़ता आपकी, ये मेरी कमी, मेरे खुद की ही कमी है। मुझे पता है कई बच्चे बिना भाग चुके हैं कि इतनी डिटेल में कौन करेगा, सर मेरे दिल की सेटिस्फेक्शन नहीं है ना। और उनको अभी नहीं पता, एग्जाम के बाद फिर वो यही अमेंडमेंट क्लास देखेंगे, उन्हें लगेगा नहीं यार देख लेनी चाहिए थी। इधर सुना ध्यान से, इधर सुनना, अब यहाँ पे बस लास्ट मैटर है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, अब ये कहता है, ये सोच रहा है, ये सोच रहा है, कह रहा अगर मान लो मैं ऑप्शन टू ले भी लूं, एक बार लेके देख लेते हैं, भाई इस बार मेरा ऑप्शन टू में टैक्स कम आ रहा है, तो एक बार लेके देख, इस बार ऑप्शन टू ले लेते हैं, अगली बार अगर ऑप्शन वन में आएगा तो ऑप्शन वन ले लेंगे, फिर टू ले लेंगे, फिर वन ले लेंगे, फिर टू ले लेंगे, फिर वन ले लेंगे, फिर टू ले लेंगे, फिर वन ले लेंगे, जहां कम आएगा वहां लेते रहेंगे, हर साल यही काम करते रहेंगे। गवर्नमेंट ने कहा भैया हमारी बात भी सुन लो पहले, ये कोई मजाक नहीं चल रहा कि भैया हाँ तुम्हारे सामने ऑप्शन वन है, ऑप्शन टू है, तुम ऑप्शन वन के पास आए, फिर अगले साल ऑप्शन टू के पास चले गए, फिर ऑप्शन टू के पास वापिस आए, फिर वन के पास चले गए, वन से वापिस आए, टू के पास चले गए, भैया क्या कर रहे हो? ये नहीं चलेगा यहाँ पे, ये चलेगा, ये चल जाएगा, बट तब चलेगा अगर तुम बिजनेस प्रोफेशन कैरी नहीं कर रहे। अगर तुम बिजनेस प्रोफेशन कैरी कर रहे हो तो ये मजाक नहीं चलेगा। तुम पहले ही देख लो भैया, पहले टैक्स निकाल लो और अभी डिसाइड कर लो, अभी फ्यूचर भी अभी डिसाइड कर लो, फ्यूचर भी अभी डिसाइड कर लो तुम्हें आगे क्या करना है। और ये बात मैं नहीं कह रहा सर, ये बात लो में लिखी है, आपको मैं दिखा देता हूं। ये देखो ये यहाँ पे क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ना। नथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन, बेयर लो की लैंग्वेज है, सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखा हुआ है, वो भी आपको पढ़ा दूंगा। नथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई अनलेस ऑप्शन इज एक्सरसाइज, मतलब पहले आपको ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तब तक ये आपको ऑप्शन खुद नहीं मिलेगा। अगर खुद की बात करोगे तो ऑप्शन वन है, अगर आप बोलोगे कि मुझे ऑप्शन टू लेना है तो आपको बताना पड़ेगा इन द प्रिस्क्राइब मैनर। कैसे बताना पड़ेगा? हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, अगर आपकी पीजीपी की इनकम है, ओनर बिफोर द ड्यू डेट स्पेसिफाइड अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 139, मतलब रिटर्न की ड्यू डेट जब रिटर्न फाइल करोगे उस दिन या उससे पहले आपको बताना पड़ेगा कि मैं जो है ऑप्शन टू लेना चाहता हूं, जो ऑप्शन वन नहीं लेना चाहता। अब आगे, सच ऑप्शन वंस एक्सरसाइज शेल अप्लाई टू सब्सिक्वेंट असेसमेंट।
मतलब जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। अगर तुम बिजनेस प्रोफेशन वाले हो, मैं अपना एग्जांपल ले रहा हूं जी, मैं प्रोफेशन कैरी करता हूं, अगर मैंने गलती से भी गलती कर ली ऑप्शन नंबर 2 लेने की, इसलिए कि इस बार टैक्स कम आ रहा है, चलो लाइफ टाइम, चलो लाइफ टाइम जी, चलो लाइफ टाइम, चलो देखो आपके सामने है। बट हाँ, एक मौका मिलेगा बाहर आने का, आपको दिखाऊंगा कब मिलेगा। हैविंग इनकम अदर देन द इनकम रेफर्ड इन क्लोज वन। आपकी इनकम है पीजीपी को छोड़ के, एक बच्चा कहता है मेरे पापा की सैलरी की इनकम है, मेरे पापा की हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, मेरे पापा की अदर सोर्स की इनकम है, कैपिटल गेन की इनकम है, पापा क्लोज 2 में आएंगे। सर मेरे फादर बिजनेस प्रोफेशन कैरी कर रहे हैं, पापा क्लोज 1 में आएंगे। सर पापा बिजनेस भी कैरी कर रहे हैं और दूसरी इनकम भी है, तो फिर पापा फिर 1 में ही आएंगे सर, क्योंकि बिजनेस कैरी कर रहे हैं। या तो ऑप्शन 1 ले लें, अगर ऑप्शन 2 ले लेंगे तो इनकम तो इकट्ठी निकलती है ना, उसमें बिजनेस की इनकम भी तो आ गई ना, अगर बिजनेस की इनकम आ गई तो ऑप्शन 1 की बात हो गई। हैविंग इनकम अदर देन इनकम रेफर टू इन क्लोज 1 along with return of income furnished under 139(1) और for a previous year और relevant to assessment year। मतलब आपको फिर जब भी रिटर्न फाइल करोगे हर साल, उससे पहले आपको बताना पड़ेगा आप किस बेस पे टैक्स निकालना चाह रहे हैं। तो मतलब यहां पे ऐसा नहीं है कि अगर एक बार ऑप्शन ले लिया तो हर साल मिलेगा, ऐसा नहीं है। बिजनेस ऐसा बिजनेस वाले केस में क्यों किया, क्योंकि सर मेजर इनकम आज बिजनेस की होती है, आज मेजर कंप्लाइंस बिजनेस के होते हैं, आज ब्लैक मनी बिजनेस के अंदर चलती है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिजनेस में होते हैं, नॉर्मली ऑडिट बिजनेसमैन का होता है। तो गवर्नमेंट कह रही यहां मजाक नहीं चलेगा। तुम सैलरी वाले हो, तुम्हारा टीडीएस कट के आता होगा, तुम क्या प्लानिंग करोगे? हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कितनी होती है, अदर सोर्स की इनकम कितनी होती है, कैपिटल गेन में भी टीडीएस का लो लग जाता है, तुम क्या प्लानिंग करोगे? तो भैया उन केस में प्लानिंग पॉसिबल नहीं है जितनी बिजनेस वाले केस में है। तो बिजनेस में मजाक बर्दाश्त नहीं है, बाकी सब चीज में तुम हर साल बता देना हमें। देखो आगे क्या लिखा है, प्रोवाइडेड दैट द ऑप्शन अंडर क्लोज 1 मतलब पीजीपी वाला वंस एक्सरसाइज फॉर एनी प्रीवियस ईयर कैन बी विड्रॉ ओनली वंस फॉर ए प्रीवियस ईयर। एक बार आप विड्रॉ कर सकते हो कभी भी, अदर देन द ईयर इन विच इट वाज एक्सरसाइज एंड देयर आफ्टर द पर्सन शेल नेवर बी एलिजिबल टू एक्सरसाइज ऑप्शन अंडर दिस सेक्शन एक्सेप्ट वेयर सच पर्सन सीज टू हैव एनी इनकम फ्रॉम पीजीपी। मतलब समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो? अगर तुम एक बार ऑप्शन 2 के दरवाजे में चले गए, ऑप्शन 2 तुम्हें जकड़ लेगा, ऑप्शन 2 तुम्हें जकड़ के बैठ जाएगा, तुम निकलने की कोशिश करते रहना, ऑप्शन 2 नहीं जाने देगा, एक बार वो छोड़ देगा कि जाओ, और एक बार अगर छोड़ देगा तुम बाहर आ गए, तुम दोबारा लाइफ में कभी एलिजिबल नहीं होगे ऑप्शन 2 के। अगर ऑप्शन 2 लेना चाहते हो, तुम्हें अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा। क्यों? अगर बिजनेस की इनकम से बाहर आओगे तो दूसरी इनकम के लिए तो हर साल बताना पड़ता है। ये बिजनेसमैन है सर, ये बिजनेसमैन है। तो आज जितने भी इंडिया में बिजनेसमैन हैं, आप लोग उनको बता देना, आपके पापा मम्मी को भी, सबको, कि भैया एक बार ले लिया जिंदगी भर ले लिया, एक बार विड्रॉ कर लिया जिंदगी भर नहीं मिलेगा, या तो बिजनेस बंद करो, अगर नहीं करोगे तो फिर पुरानी स्कीम में जाओ। देखो मैंने सिंपल लैंग्वेज में क्या लिखा है, ये सिंपल लैंग्वेज है। इफ असेसी ऑप्ट फॉर सच स्कीम, अगर आप लेते हो ये स्कीम, देन ही इज बाउंड फॉर लाइफ टाइम बाय द सेक्शन, but he is given one opportunity in lifetime to opt out. In that case he will opt out for lifetime। एक बार अपॉर्चुनिटी मिलेगी और फिर वो लाइफ टाइम के लिए ऑप्ट आउट हो जाएगा, फिर दोबारा नहीं मिलेगा जब तक बिजनेस बंद नहीं करोगे। आगे, इफ असेसी सीज टू हैव बिजनेस प्रोफेशन, अगर बिजनेस प्रोफेशन आपने बंद कर दिया इन ए प्रीवियस ईयर, देन ही इज लिबर्टी टू ऑप्ट आउट और ऑप्ट इन द सेक्शन फॉर एनी प्रीवियस ईयर। मतलब फिर हर साल, जैसे मैंने क्या बोला कि अगर सैलरी की इनकम है तो हर साल देखना पड़ेगा। सर ये फिर बताना कब पड़ता है, जब रिटर्न फाइल करते हो तब या उससे पहले, क्योंकि तभी तो आपको टैक्स पे करना होता है ना। तो सिंपल सी बात है, जब भी रिटर्न फाइल करोगे उससे पहले हमें बता देना कि ऑप्शन 2 या ऑप्शन 1। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं जी। एग्जाम्पल 1 बेस्ड ऑन अमेंडमेंट विदाउट सेस एंड सरचार्ज। देखो जी, अब अगर 2.5 लाख है तो देखो लिखा है ना, ओल्ड स्लैब रेट टैक्स एज पर ओल्ड, न्यू स्लैब रेट टैक्स एज पर न्यू, और बेनिफिट अंडर न्यू स्लैब रेट। अब यहाँ पे देख लो जी, यहाँ 2.5 लाख है तो नील नील आएगा, 5 लाख है तो नील आफ्टर रिबेट, यहाँ पर भी नील आफ्टर रिबेट, क्योंकि 5 लाख तक है तो रिबेट दोनों के अंदर मिलती है, टैक्स आ जाएगा नील और नील। अगर इनकम 7.5 लाख है तो यहाँ पे टैक्स आएगा 37,500, आप एक बार निकाल के देख लेना, क्योंकि अगर 7.5 लाख है तो 5 लाख से कितनी ज्यादा है, 2.5 लाख। ठीक है, तो अगर 2.5 लाख ज्यादा है उसका कितने परसेंट होगा जी यहाँ पे? अच्छा, ये मैंने ना यहाँ पे ऊपर गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे,
ये ना ओल्ड नहीं आएगा, ये न्यू आएगा। ये तो न्यू रेट है ना, और यहाँ पे ओल्ड आएगा, ये ओल्ड आएगा, ये सही कर लेना जी। ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे देखना जी, अब न्यू से हमारा, न्यू तो हमारा 10% लगेगा तो 37,500, बट ओल्ड में लग जाएगा 20, क्योंकि पहले 20 था ना, तो 62,500, 25,000 रुपए का बेनिफिट हो गया न्यू के अंदर। ऐसे देखो 8 लाख अगर इनकम है तो 15% लगेगा तो 45,000। अब ये 8 लाख का 15% मत लगा देना गलती से। सर ये 8 लाख का 15% गलती से मत लगा देना। 8 लाख कहाँ लगेगा, 7.5 लाख से जितनी ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, 50,000, उसका तो 15%। और फिर बैलेंस 2.5 लाख का 10%, तो आपके टैक्स आएगा 45,000 विदाउट सेस। और अगर नई ओल्ड की बात करूंगा तो 70 to 500 आपको इतना बेनिफिट मिलेगा। ऐसे देखो 10 लाख पे 15% अगर 75 आएगा, या 1,12,500, 37,500 का बेनिफिट हो गया। ऐसे 12 लाख पे 20% हो गया, यहाँ 30% हो गया, 62,500 आ गया। फिर 15 लाख पे 81,500, दो 62,500, 75,000 पे का आपको बेनिफिट मिलेगा। और अगर 50 लाख की इनकम है तो भी मतलब 75,000 का मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा अगर आप नई स्कीम लेते हो। बट वो भी तब, अगर कोई डिडक्शन नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है, तब जाके। मतलब नई स्कीम ना मेनली उनके लिए बेनिफिशियल है जो वो सब बेनिफिट नहीं लेते, और अगर वो बेनिफिट लेते हैं फिर उन्हें देखना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा। ठीक है। और ये नई स्कीम में टैक्स निकालना तो आ गया ना। सर सेम जो ओल्ड, जैसे ओल्ड स्कीम में निकालते थे वैसे ही नई स्कीम में निकालना है, बस आपके रेट चेंज हो चुके हैं। जैसे आप ओल्ड स्कीम में निकालते थे, ओल्ड स्कीम में निकालना आता है, सेम नई स्कीम में निकलेगा, रेट आपके चेंज हो चुके हैं। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल एक बार आपने देखना है जी, आपकी स्क्रीन पर है, एक बार इसको निकाल के देख लेना, कहीं भी कोई दिक्कत आएगी आपने मुझे बताना है जी। ठीक है। अब आ जाओ जी, एक एग्जाम्पल नंबर 2। ये आज की क्लास का हमारा लास्ट एग्जाम्पल है। ठीक है। बाकी सारे एग्जाम्पल ना भर भर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम कल करेंगे। और जो डाउट्स अगर आज की क्लास में आया है कमेंट बॉक्स में डाल देना आज ही, ताकि जब मैं कल क्लास डालूंगा उससे पहले मैं ये देख लूं कि मेरे बच्चों के डाउट कितने आए हैं। सर सिंगल डाउट रहना नहीं चाहिए आपका, बस ये बात ध्यान देना। ठीक है। देखो ये फटाफट से सेकंड एग्जाम्पल है, विनोद। ओ माय गॉड सर, ये तो क्वेश्चन पक्का हो जाएगा, विनोद के नाम से आ गया ना। विनोद कौन है वैसे, ये मुझे नहीं पता लगा आज तक विनोद कौन है। विनोद इज ए बैंक, अच्छा मेरे को लगा बैंक है। विनोद इज ए बैंक एम्प्लॉई हु अर्न 8 लाख इन ए ईयर, 8 लाख रुपए अर्न किए। बीइंग सैलरीड, he contribute towards EPF and also get HRA benefit in his salary as he is living in on rent. Apart from this, he is eligible for leave travel allowance, and this year he incurred 25,000 on his traveling and will claiming it. Due to his family obligation, he is not able to save anything beyond his EPF contribution. मतलब उसने और कोई contribution नहीं किया। कह रहा है, देखो क्या लिखा है, लेट्स सी विच टैक्स रिजीम विल सेव मोर टैक्स फॉर हिम। बताओ जी दोनों में से कहां उसका टैक्स बचेगा। पहले तो मुझे एक बात बताओ जी, मुझे एक बात बताओ, अगर उसकी इनकम यहाँ पे 8 लाख रुपए है, सोच समझ के बोलना जी, अगर उसकी इनकम 8 लाख रुपए है, ये इनकम सैलरी की है, सोच समझ के बोलना। अगर वो नई स्कीम लेगा, अगर वो नई स्कीम लेगा तो क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी। बच्चा कह रहा है मिलेगी। यार ऐसे मत बोलो, दिल टूटता है मेरा इतनी क्लास लेने के बाद भी। अगर आप नई स्कीम लोगे तो क्या सेक्शन 16 का बेनिफिट मिलेगा, आंसर इज नो, नहीं मिलेगा ना। बट पुरानी स्कीम में मिलेगा अगर आप पुरानी स्कीम लोगे। तो देखो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 माइनस होंगे, इसमें माइनस नहीं की मैंने, इसमें 8 लाख की इनकम रहेगी। उसके बाद ये ईपीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन सेक्शन 80C, याद करो, एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन 80C के अंदर डिडक्शन मिलती है। यहां पे कितनी मिल गई, 25,000, देखो 25,000 कॉन्ट्रीब्यूशन है। यहां नहीं मिलेगी क्योंकि सेक्शन 80 का बेनिफिट नहीं मिलता। उसके बाद एचआरए यहां मिलेगा, यहां नहीं मिलेगा। यहां पे लीव ट्रेवल अलाउंस एलटीसी यहां मिलेगा, यहां नहीं मिलेगा। अब चेक करना, यहां इनकम आपकी आ रही है 6,70,000 और यहां 8 लाख है। अब इन दोनों पे टैक्स निकाल लो, फटाफट से एक बार टैक्स निकाल लो। मैं आपको टाइम दे रहा हूं टैक्स निकालने का, 2 मिनट आपके पास है, जल्दी निकाल लिया जी टैक्स। बच्चा कह रहा है सर एक बार दोबारा समझा दो प्लीज, एक बार प्लीज दोबारा समझा दो मेरे बाबू, मेरे नोनू, मेरे सोनू, मेरे मेहरून, मेरे रेड, मेरे पीले कलर के बच्चे। इधर देखो यहाँ पे क्या हुआ है, क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा, इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, इस बार ध्यान रखना, इस बार के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, ये बात ध्यान देना। उसने बोला ये 8 लाख सैलरी की इनकम है, ठीक है, उसको एचआरए का बेनिफिट मिला, उसने एलटीए का बेनिफिट मिला, और उसने कंट्रीब्यूट किए ईपीएफ में, ये सारी बातें उसने दी।
मेरा पूरी क्लास से बस एक क्वेश्चन है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। HRA बेनिफिट इन सैलरी इज लिविंग ऑन रेंट अपार्ट फ्रॉम दी LTA। अच्छा, मेरे को लग रहा है अमाउंट लिखना मैं भूल गया शायद। अच्छा, हाँ, HRA बेनिफिट, ये बेनिफिट ना यहाँ पे लिखना था उसको। HRA का बेनिफिट जो है यहाँ पे लिखना है। यहाँ मेरे ख्याल तभी आप कह रहे हो कि सर ये ना क्वेश्चन में लिखा नहीं हुआ। यस। और LTA का बेनिफिट जो है उसका यहाँ पे है 25,000। ठीक है, और EPF में कंट्रीब्यूशन है उसका 25, वो लिखा हुआ है। और बाकी कहीं, हाँ, अब इधर देखो, अब क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। सॉरी, वो देखा नहीं था मैंने क्वेश्चन, तभी मैं कहूँ बच्चा क्वेश्चन सोल्व क्यों नहीं कर पा रहा। 8 लाख की सैलरी है जी। अब देखो 8 लाख की सैलरी है, अब सोच के बोलना, अगर ऑप्शन 1 लेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी, जो भी तक आज हम करते आए हैं, तो 50,000 का बेनिफिट मिल गया। यहां नहीं मिलेगा, रीजन बिंग क्योंकि ऑप्शन 2 अगर लेते हो तो स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलती। उसके बाद फिर आपका निकल के आ गया जी EPF कॉन्ट्रीब्यूशन सेक्शन 80C। 80C जो है नई स्कीम वालों को नहीं मिलता, पुरानी स्कीम वालों को मिलता है। 25,000 रुपये वो मिल गया। HRA का बेनिफिट 30,000 रुपये पुरानी स्कीम वालों को मिलेगा, बट नई स्कीम वालों में याद करो 1013A अलाउड नहीं होता, इसलिए यहां अलाउड नहीं होगा। लीव ट्रेवल अलाउंस पुरानी स्कीम के अंदर मिलता है, नई स्कीम के अंदर नहीं मिलता, तो टोटल मिला के सोच के बोलना, ये बेनिफिट आपका निकल के आ गया जी मेरे ख्याल से 1,30,000। देखो 1,30,000 आ गया, तो इनकम कितनी बन गई? 6,70,000, और यहां बन गई 8 लाख। अब निकालते हैं टैक्स। आओ जी टैक्स निकालते हैं। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अगर पुरानी स्कीम में, अगर ध्यान सुना, अगर मैं पुरानी स्कीम फॉलो करूं मेरी इनकम 670 आ रही है, नई स्कीम फॉलो कर रहा हूं मेरी इनकम 8 लाख आ रही है। बच्चा कह रहा है कैसे आ रही है? क्योंकि यहां बेनिफिट मिलेंगे नई स्कीम में नहीं मिलेंगे, इसलिए इनकम के अंदर फर्क आ गया। पुरानी स्कीम में अगर 670 है, टैक्स निकालते हैं। पुरानी स्कीम में 2.5 लाख एग्जाम्प्ट है, 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक 5%, 5 लाख से लेके 10 लाख तक 20%। तो मेरी इनकम 5 लाख से कितनी ज्यादा है? बोलो ना, अगर 670 है तो 5 लाख से कितनी ज्यादा है? 1,70,000। तो 1,70,000 का मैंने लगा दी यहाँ पे 20%। फिर अब इनकम रह गई 5 लाख, 2.5 लाख से कितनी ज्यादा है? 2.5 लाख, उसका लगा दूंगा 5%। तो ये मेरा टैक्स आ गया जी 1,70,000 प्लस में 20%, और 2.5 लाख का 5%, ये आ गया 46,500। और प्लस में अगर 4% सेस करूंगा तो ये आएगा 48,360। ये मेरा टैक्स आएगा पुरानी स्कीम में। अगर मैं इस क्वेश्चन में पुरानी स्कीम फॉलो करता हूं, मतलब एग्जिस्टिंग रेट फॉलो करता हूं, तो ये टैक्स आएगा। बच्चा कहता है सर मेरे पापा कहते हैं मैं तो नई स्कीम फॉलो करना चाहता हूं। अंकल आप अगर नई स्कीम फॉलो करोगे तो आप देख लेते हैं नई स्कीम में क्या होगा। 7.5 लाख से ऊपर कितनी इनकम है? 8 लाख है ना। 7.5 लाख से ऊपर कितनी है? 50,000। तो 50,000 का आप लगा दोगे 7.5 लाख, तो 2.5 लाख तक नील, 2.5 से लेके 5, 5%, 5 से लेके 7.5, 10%, 7.5 से लेके 10 लाख तक 15%। तो 50,000 का आप लगा दोगे 15%। फिर आ गए 7.5 लाख। अब 5 लाख से कितने ज्यादा हो गए? 2.5 लाख, उसका लगा दोगे आप 10%। ठीक है, अब रह गए आपके 2.5 लाख, उसका लगा दोगे 5%। तो अगर आपके फादर का टैक्स निकालें नई स्कीम से, तो ये टैक्स आएगा जी 45,000। ये टैक्स आएगा 45,000। 45,000 में 4% अगर मैं सेस लगाता हूं तो आएगा 46,800। अब सोच के बोलना, नहीं सोच समझ के बोलना, अगर मेरे फादर या आपके फादर या आपके रिलेटिव नई स्कीम फॉलो कर रहे हैं तो 46,800 टैक्स आ रहा है। और अगर वही मेरे फादर या आपके फादर पुरानी स्कीम फॉलो करेंगे 48,360, तो क्या रिकमेंड करोगे? जल्दी कंसल्ट करो फटाफट से। आप अब CS बन चुके हो, CA बन चुके हो, CMA बन चुके हो जी, फटाफट कंसल्ट करो क्लाइंट को। क्लाइंट कंसल्ट करो जी, क्या नई स्कीम या पुरानी स्कीम? सर हम फॉलो करेंगे, नई स्कीम फॉलो करेंगे क्योंकि पुरानी स्कीम में टैक्स ज्यादा है। अब देखना कितने का बेनिफिट हो रहा है। मैं अपने पापा को पता क्या बोलूंगा? पापा को बोलूंगा पापा अगर आप नई स्कीम फॉलो करते हो तो 1,560 रुपए टैक्स कम आ रहा है। अब सोच के बोलना, जो कई नालायक बच्चे जो देखते ही बोल दें कि सया सर इतने बेनिफिट हैं, ये पुरानी स्कीम में मिलेंगे, नई में नहीं मिलेंगे, इसलिए आप पुरानी स्कीम फॉलो कर लो क्योंकि वहां बेनिफिट मिलेंगे तो सही। सर ऐसा नहीं होता, निकाल के देखना पड़ेगा। सर अब आप बेकार की बातें नहीं कर सकते, तुक्के नहीं मार सकते, फट्टे नहीं मार सकते आप, अब वो जमाने चले गए। अब जिसको लॉजिक पता होंगे, जिसको क्वेश्चन निकालना आता होगा, वो सोल्व करके आएगा। रटने वाले बच्चे ना अब फिल्टर हो जाएंगे, अब रटने वाले बच्चे फिल्टर हो जाएंगे बिल्कुल।
जो रट के बैठे हैं, अच्छा ये होगा तो ये होगा, वो होगा तो ये होगा, ऐसे होगा तो वैसे होगा, वैसे होगा तो ऐसे होगा, अब वो सब बच्चे फिल्टर हो जाएंगे, क्योंकि अब ऐसे वैसे कुछ नहीं होगा, वो निकाल के देखना पड़ेगा। खुद सोचो, हमने क्या सोचा था, अच्छा बेनिफिट है, पुरानी स्कीम के अंदर मिलेंगे, नई के अंदर नहीं मिलेंगे, तो जहां बेनिफिट नहीं मिलेंगे वहां टैक्स ज्यादा आएगा ना। गवर्नमेंट ने कहा ऐसा नहीं है, क्योंकि नई स्कीम में टैक्स रेट कम है, तो क्या पता उस कम रेट से यहां टैक्स कम आ रहा हो, चाहे बेनिफिट नहीं मिल रहे हो फिर भी टैक्स कम आ रहा हो। तो आप देख लो आपके सामने है, 1560 रुपए टैक्स कम आ रहा है, जबकि बेनिफिट मुझे नहीं मिल रहे। तो देखो मैंने क्या लिखा है सर, ऑप्शन वन ओल्ड रिजीम 4860, न्यू रिजीम में 46,800। तो एज यू कैन सी, विनोद विल सेव मोर टैक्स इन द न्यू टैक्स रिजीम विद टैक्स बर्डन बीइंग डाउन बाय 1560, हेंस ऑप्शन टू, मतलब नई स्कीम न्यू टैक्स रिजीम इज बेनिफिशियल फॉर एसएससी। तो इस तरह से सर क्वेश्चन सोल्व होने हैं। तो सर इस तरह से अब देखो, हमने इंडिविजुअल और एचजीएफ की अब दो गेट हैं, दो गेट आपके सामने मैंने आपको बता दिए जी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन थ्री, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ जी, इसका आंसर नहीं दिखा रहा, इसका आंसर नहीं दिखा रहा, बच्चा कह रहा मत दिखाओ, नोट्स हमने डाउनलोड कर लिए, उसमें से हम देख लेंगे, वो आपकी चीटिंग होगी सर, आपकी ऑनेस्टी से आप खेलोगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन थ्री आपका होमवर्क है, ये आपने घर से करके आना है, और भी कई सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, अब मैं 2 मिनट लगाना चाहता हूँ, पूरी क्लास के ऊपर एक बार रिवीजन करते हैं, देन फिर हम पैकअप करते हैं जी। ठीक है, हो गए यहाँ तक। क्वेश्चन थ्री मैंने सामने रखा है, फोटो क्लिक कर लेना, नोट्स आपके पास होंगे डाउनलोड कर लेना, उसमें क्वेश्चन नंबर थ्री होगा, आपने सोल्व करके देना है जी। एक बार फटाफट से अब यहाँ पे देख लो जी, जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, जो बाकी चले गए, बट जो सामने बैठे हैं, रिक्वेस्ट है सबको वीडियो भेज देना अभी। अब ये सबको बता देना अमेंडमेंट क्लास आना स्टार्ट हो गई है सर, तो फिर ये ना हो कि बाद में आप मुझे मैसेज करो अमेंडमेंट क्लास कब आएंगी, और मुझे फटाफट से अब रिवीजन कराओ जी। और फैमिली अब हमारी 1 लाख जल्दी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि हम भी खुशी बनाएं कि हमारी फैमिली 1 लाख की हो चुकी है। अब वो आपके ऊपर है कि आपके जितने दोस्त हैं सबको पता हो कि भैया ये फैमिली ऐसी है जो हम मिलके काम करते हैं बस। ठीक है, लो जी, अब फटाफट से मैं एग्जाम्पल थ्री यहाँ पे छुपा रहा हूँ जी, और अपनी स्क्रीन को पूरी कर रहा हूँ। टुगेदर, हाँ जी टुगेदर, आगे बोलो ना टुगेदर, नालायको नीचे लिख दो चैट बॉक्स में, टुगेदर वी विल लूज। ये वो नालायक बच्चे हैं जो कभी पास नहीं हो सकते। वी विल लूज, टुगेदर वी विल लूज, टुगेदर वी विल विन, टुगेदर वी विल विन, टुगेदर वी विल विन। अगर एक साथ काम करेंगे तो हम जीत जाएंगे। ठीक है, जब भी आप आगे बढ़ो दूसरों को साथ लेके आगे बढ़ो, लाइफ में देखना आप कितने आगे जाओगे। चलो इधर सुनो ध्यान से फटाफट से, अमेंडमेंट क्लास नंबर वन में आज हमने क्या किया जी, आज हमने ये किया कि जो नए टैक्स रिजिम आई है सेक्शन नंबर 115 बीएससी, पहली बात किसको मिलेगी, इंडिविजुअल एचईएफ, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे वो नॉन रेजिडेंट हो। उसके बाद जी अगर आप नई टैक्स रिजिम की बात करते हो तो गवर्नमेंट कहती है भैया उसमें बहुत सारे बेनिफिट छोड़ने पड़ेंगे, अगर वो बेनिफिट छोड़ोगे तो ये वाले रेट एप्लीकेबल होंगे, नहीं तो पुराने रेट ही एप्लीकेबल करने पड़ेंगे। सर रेट नए क्या है, 2.5 लाख तक नील है, 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक 5%, 5 लाख से लेके 7.5 लाख तक 10%, 7.5 लाख से लेके 10 लाख तक 15%, 10 लाख से लेके 12.5 लाख तक 20%, और 15 लाख से ऊपर, सॉरी 12.5 लाख से लेके 15 लाख तक 25%, और 15 लाख से ऊपर 30%, ये आपके टैक्स के रेट हैं। कई सारे बेनिफिट छोड़ने पड़ेंगे, कौन कौन से बेनिफिट छोड़ने पड़ेंगे उसकी लंबी चौड़ी लिस्ट मैंने आपको बता दी है। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से खत्म होगा। अगर तुम बिजनेस वाले हो ऑप्शन एक बार मिलेगा, लाइफ टाइम चलेगा, एक बार विड्रॉ हो गया लाइफ टाइम दोबारा नहीं मिलेगा। अगर तुम बिजनेस को छोड़ के कोई दूसरी इनकम करते हो तो हर साल तुम्हें बताना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन चूज करोगे। बट जब भी कोई क्लाइंट आएगा उसकी इनकम होगी, बेनिफिट्स होंगे, तो दोनों ऑप्शन से निकाल के देखना, जहां टैक्स कम आएगा वही ऑप्शन आपको देना पड़ेगा। ये सारी बातें हमने की हैं। और एक बात और, नई स्कीम में कोई रेजिडेंट नहीं, कोई नॉन रेजिडेंट नहीं, कोई सीनियर सिटीजन नहीं, कोई सुपर सीनियर सिटीजन नहीं, हर केस में रेट ऑफ टैक्स आपके सेम होंगे, रिबेट भी मिलेगी, सरचार्ज सेम होंगे, एमआर मिलेगा। अब सरचार्ज और एमआर किस तरह से कैलकुलेशन होगी वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो टेंशन मतलब सरचार्ज वाले क्वेश्चन भी करेंगे, एमआर वाले क्वेश्चन भी करेंगे, और इस तरह के क्वेश्चन भी और करेंगे। इतनी रिवीजन करा दूंगा कि आप कहोगे सर अमेंडमेंट ये चैप्टर जो है ना अभी अमेंडमेंट के साथ पक्का हो गया हमारा। आपको लगेगा ही नहीं आपने पुराना लॉ पढ़ा है, आपको ये लगेगा कि आपको नए के साथ ही पढ़ाया गया। ठीक है, अच्छा इधर सुनना ध्यान से, ये नेक्स्ट क्लास में ध्यान रखना जी। मैं आज वैसे आपके लिए नोटिंग करके आया था क्रक्स की, बट टाइम हमारा काफी ज्यादा हो गया, काम ज्यादा लग गया। ये देखो मैं आपकी देखो कितनी बढ़िया नोटिंग करके आया था क्रक्स, ये नेक्स्ट क्लास में लिखवाऊंगा आपको सारी, बहुत बढ़िया, मतलब इतनी बढ़िया नोटिंग लिखवा दूंगा ना आपको। ये ना 2 क्वेश्चन वैसे मैंने कहा था होमवर्क दूंगा, ये नेक्स्ट क्लास में ही करवा दूं। ठीक है,
तो ये नोटिंग है, ये नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे जी, ध्यान रखना, बहुत बढ़िया नोटिंग करनी है हमें, करेक्ट मैं आपको बनवा दूंगा। बट तब तक के लिए अपना ध्यान रखो जी, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। और पूरा मार्च का महीना आपको मेरे साथ रहना है, अप्रैल का महीना, मई का महीना मेरे हवाले। ठीक है, शाम को डेली 7 बजे मुलाकात करेंगे। बट कुछ दिन के लिए बीच में छुट्टी मैं लूंगा शिवरात्रि पर। ठीक है, और डाउट सेशन भी अनाउंस किया करूंगा। डाउट सेशन पूरे इंडिया में जितने बच्चे होंगे सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा हर बच्चे के डाउट्स मैं सोल्व कर पाऊं। बस टैक्सेशन और एडवांस टैक्स ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, बाकी पेपर आपके हैं, वो आप उसमें इंटेलिजेंट हो। बट जिसमें आपको दिक्कत आती है वो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेके चलूंगा। ठीक है, आपने मेरी फैमिली का मेंबर बनना है, हम मिलके काम करेंगे, और गारंटी दे रहा हूँ सर, आप अगर मेरे साथ चलोगे ना, हम जीत जाएंगे। ठीक है, चलो जी, फिर अपनी क्लास खत्म करूंगा लास्ट में फिर उन्हीं लाइनों के साथ। आपने मेरे साथ अब गुनगुनानी है, अब गुनगुनानी है, फिर हम क्लास ओवर कर रहे हैं जी। ठीक है, 1 2 3 स्टार्ट। जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया। मेरे बच्चों, मेरे बच्चों, बाय 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 बाय। चलो मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में, सेम टाइम सेम जगह। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय बाय जी, गॉड ब्लेस यू, लव यू सो मच। ठीक है, हर बच्चे को बता देना अमेंडमेंट क्लास के बारे में, और फैमिली फटाफट बड़ी करते जाओ। हमें एक बिगेस्ट फैमिली बनानी है, और ऐसी फैमिली जो मिलके काम करती है और जो लोगों का भला सोचती है। बुरा नहीं बोलना किसी के बारे में, हमेशा सबको साथ लेके चलोगे, देखना आप भी आगे आप पहुंच जाओगे। पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, उनका नाम रोशन करो, प्राउड फील कराओ, और कमिटमेंट करके रखो कि इस जून में एग्जाम निकालने चाहे कुछ भी हो जाए, और आप जरूर निकालोगे, मुझे आपके ऊपर विश्वास है। ठीक है, लव यू सो मच।